हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बिहार दरोगा फुल एंड टेस्ट सीरीज में। ये हमारा टेस्ट नंबर 10 है। अब देखिए, टेस्ट नंबर 10 को भी थोड़ा सा आपको लेंदी सेट किया गया है, मतलब कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन सेट किया गया है, तो थोड़ा सा टाइम इसमें अब लग सकता है बनाने में, अथवा परेशानी भी आपको हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर क्वेश्चन का पैटर्न देखा जाए तो बिल्कुल जो बिहार दरोगा का वही है और आसानी है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, तो इस कारण से इसका हम लड़का के लिए, बॉय के लिए कटअप रखते हैं आपका 70, और गर्ल हैं तो लड़की के लिए हम कटअप रखते हैं इसका आपको 65 रखते हैं। ठीक है, इसके आसपास आपका आ रहा है तो आप अच्छा जा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, जितना भी प्रश्न सेट किया जा रहा है यहाँ पर दरोगा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया वही टॉपिक से ले लेकर क्वेश्चन सेट किया जाता है, समझ में ना। तो ये मत सोचिए कि फालतू क्वेश्चन सेट किया है, सारा का सारा क्वेश्चन क्या आपको एग्जाम ओरिएंटेड सेट किया गया है। अब आइए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। अच्छा, इसका पीडीएफ क्या है कि आपको 10 सिलेक्शन रूट टेलीग्राम चैनल पर सेट दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप जो यूट्यूब पर दिखेगा वहाँ से लेकर के बना सकते हैं। ठीक ना, अगर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना होगा तो 10 सिलेक्शन रूट एप्लीकेशन पर ले जा करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आइए यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न बोलता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करें। मतलब देख रहे हैं कितना 6 स्टेटमेंट, क्या दरोगा एग्जाम में 6 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ सकता है? हमारे समझ से दरोगा वाला एग्जाम में 6 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो हम क्यों सेट कर रहे हैं? हम इसलिए सेट किए हैं ताकि हर तरह के क्वेश्चन से क्या है यहाँ पर प्रैक्टिस आपका हो जाएगा, तो एग्जाम में आएगा तो इससे आसानी आएगा, तो आपको बनाने में परेशानी आपको नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। एरन अभिलेख का संबंध बोलता है भानुगुप्त से, बिल्कुल सही बात है। यह अभिलेख भारत में सती प्रथा का पहला पुरातात्विक साक्ष्य है। हाँ, एरन अभिलेख का जो आपका अभिलेख, एरन अभिलेख जो है भानुगुप्त संबंधित है, इसमें सती प्रथा का भारत में पहला बार वर्णन मिला है, आपको सही है। अगला चलिए, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की बात करते हैं। हरिसेन द्वारा लिखा गया है। हाँ, यह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। आप समुद्रगुप्त के बोल सकते हैं कि प्रशंसा में प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख की रचना किया गया, सही बात। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, बिल्कुल सही है। ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति द्वारा रचित है। हाँ, ऐहोल अभिलेख कहाँ? कर्नाटक में है, और यह रवि कीर्ति द्वारा रचित है। और रवि कीर्ति किसका दरबारी कवि था? पुलकेशन द्वितीय का। तो पुलकेशन द्वितीय के प्रशंसा में लिखा गया, यह भी क्या आपको है? सही है। आगे चलिएगा। भारतवर्ष का उल्लेख सर्वप्रथम हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया। हाँ, देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है? उड़ीसा में है। उदयगिरी पहाड़ी को काट कर बनाया गया है, ठीक ना। और ये क्या है कि उड़ीसा में है। और इसमें क्या है, कलिंग राजा खरबेल के बारे में चर्चा मिलता है, और जो बौद्ध धर्म को मानता था। नहीं, देखिए यह क्या है कि कलिंग राजा खरबेल जैन धर्म को मानता था। तो यहाँ तक सब सही था, लेकिन ये वाला क्या हो गया, कलिंग राजा खरबेल जैन धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को नहीं मानता था। तो आप क्या कीजिए, 4 पहले क्या कीजिए, गलत काट दीजिए। देखिए, जहाँ जहाँ 4 होगा आंसर नहीं होगा। देखिए, इसमें 4 है, ये आंसर नहीं होगा। इसमें 4 है, ये आंसर आपको नहीं होगा। अब देखिए, चाहे तो आंसर होगा ई बल डी नंबर, और चाहे तो आंसर होगा ए नंबर, क्योंकि 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, इसमें 4 आपको नहीं है। तब देखिए क्या है, पचमा देखिए, भारत में हिंदी में पहला अभिलेख सेन शासक लक्ष्मण शेख के समय लिखवाया गया था, ये आपको सही है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भारत में विशुद्ध रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख है, ये भी क्या आपको है? सही है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा सही। इनमें से कौन सा कथन सही आपको नहीं है? बोलता है कौन सा कथन सही नहीं, मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं गलत कथन की आपको पहचान करना है। तो आइए, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही बात है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, गुजरात में, सही बात है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, उड़ीसा में, सही बात है। यह भारत एवं विश्व का सबसे लंबा बांध है, ये भी क्या आपको है? सही है। कोसी नदी घाटी परियोजना भूटान सरकार और भारत सरकार की संयुक्त परियोजना है। नहीं, यह क्या है, नेपाल सरकार और भारत सरकार है, क्या है, संयुक्त परियोजना है। तो मतलब बोल सकते हैं कि ये वाला कि आपको गलती है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मा समाज के बारे में सही कथन की पहचान करें। तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने 1828 में इसका स्थापना किया था, ये भी क्या स्टेटमेंट सही है। राजा राम मोहन राय के जब मृत्यु हो गया था 1833 में, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इसका मृत्यु हो गया था, तो ब्रह्मा समाज को केशव चंद्र सेन ने संभाला था। नहीं, जब इनका राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गया था तो ब्रह्मा समाज को आपको देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाला था। देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसका नेतृत्व भी किया था। तो ये क्या हो जाएगा, यह स्टेटमेंट 2 नंबर गलती है। तो मतलब 2 नंबर तो आंसर नहीं होगा, तो जहाँ जहाँ 2 गलत काट दीजिए। ये आंसर नहीं होगा, और देखिए इसमें भी सभी है, तो सभी तो आंसर नहीं होगा, तो 2 आपको कट गया। अब एक तो कन्फर्म सही है। अब देखिए 3 4 सही है कि नहीं है। यह 1866 में 2 भागों में विभाजित हो गया, और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारत का ब्रह्मा समाज, या इसी को बोलते हैं नव ब्रह्मा समाज, और देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व आदि ब्रह्मा समाज हुआ। देखिए पहले क्या हुआ कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुआ तो देवेंद्र नाथ टैगोर इसका क्या के नेतृत्व किए,
बाद में केशव चंद्र सेन भी इससे क्या करते हैं, जुड़ते हैं। लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच क्या होता है, विरोधाभास हो जाता है। तो ब्राह्मण समाज क्या होता है, आपको दो भाग में क्या होता है, बढ़ जाता है। जो पुराना ब्राह्मण समाज रहता है उसको बोलते हैं आदि ब्राह्मण समाज बोलते हैं, आदि ब्राह्मण समाज बोलते हैं। और यह क्या होता है, देवेंद्रनाथ टैगोर के आपका नेतृत्व में रह जाता है। और जो नयका ब्राह्मण समाज बनता है उसको नव ब्राह्मण समाज बोलते हैं, और उसी को बोलते हैं भारत ब्राह्मण समाज बोलते हैं। और ये क्या होता है, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में आपको चला जाता है। तो ये क्या स्टेटमेंट 3 नंबर आपको सही है। ब्राह्मण समाज देवी देवता के पूजा के विरोधी था, सही बात है। वहाँ पर कोई भी आपको देवी देवता की पूजा नहीं होता था, और किसी भी पुस्तक को त्रुटिहीन नहीं मानता था, क्योंकि इनका कहना क्या था कि सभी पुस्तक की रचना क्या है, आपको मनुष्य द्वारा किया गया, भगवान द्वारा नहीं किया गया। जब मनुष्य द्वारा रचना किया गया है तब मनुष्य से कुछ ना कुछ गलती आपको हो ही सकता है। तो ये भी क्या आपको है, सही है। तो मतलब फाइनली देखिएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें देखिए तो क्या है कि आपका 2 नंबर गलती है, अब बाकी क्या है कि 1, 3, 4 क्या है, सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है कि ओम बराबर 1 वोल्ट बट्टे क्या होगा। तो आप जानते हैं क्या, ओम के नियम होता है V बराबर IR, जहाँ V होता है वोल्टेज, I होता है करंट, R होता है रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ ओम, तो ओम मतलब क्या, रेजिस्टेंस की बात करता है। तो R बराबर लिखेंगे तो V बट्टे क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। R मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मात्रा ओम होता है। अब वोल्टेज का क्या होता है, वोल्ट होता है, क्या होता है आपको, वोल्ट होता है। I मतलब करेंट, तो क्या हो गया, एम्पियर, क्या हो गया आपको, एम्पियर हो गया, एम्पियर हो गया। तो अगर हम R का मान लिखेंगे तो यहाँ 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर कर सकते हैं। तो वही लिखा है कि 1 ओम बराबर क्या होता है, तो 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा आंसर। 4 तक हो गया। अब आइए 5 पर। 5 बोलता है कि इसमें गलत कथन क्या करना, आपको पहचान करना है। तो पहचानिए गलत कथन। सिलवास को सिल्वा वन भी कहा जाता है, और यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। हाँ देखिए, सिलवास वन क्या होता है, आपको दक्षिण अमेरिका में जो ब्राज़ील के एरिया है, अमेजन नदी घाटी, उस क्षेत्र में पाया जाता है। और यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है या सदाबहार वन है, आपको सही है। तो गलत कथन की पहचान करना, ध्यान रखिएगा। केचुआ को किसान का साथी कहते हैं, हाँ कहा जाता है। नगोया प्रोटोकॉल को 29 अक्टूबर 2010 को नगोया जापान में पार्टियों के सम्मेलन की 10वीं बैठक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 10 में अपनाया गया था। हालांकि यह 2014 से प्रभावी हुआ। ठीक है, अब आइए, अब देखिए, जानते हैं हम बेसिकली आपको ये स्टेटमेंट चेक करना आपसे चाह रहे थे। फिलहाल बता देते हैं कि नगोया प्रोटोकॉल का संबंध क्या है, जेनेटिक रिसोर्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से। 2010 में इस पर 2010 में से क्या है कि मीटिंग हुआ, हस्ताक्षर किया गया, ठीक ना। और 2014 से क्या यह प्रभावी हुआ है। तो दरोगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि नगोया प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब हुआ था, 2010 में हुआ था। ठीक है, चलिए ये भी सही है। अब आते हैं, निम्न अक्षांश पर कम जैव विविधता पाई जाता है, और जबकि उच्च अक्षांश पर अधिक जैव विविधता पाई जाता है, ये गलत है। देखिए, ये क्या होता है, अगर पृथ्वी की तरह से लेते हैं तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, और उसके बाद चलिएगा तो बढ़ते जाएगा, बढ़ते, यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री अक्षांश बढ़ता है, 0, 30 ऐसे बढ़ता है। देखिए 0 डिग्री के आसपास क्या होता है, सबसे ज़्यादा गर्मी और धूप होता है, सबसे ज़्यादा बरसात होता है। इस कारण से यहाँ पर सबसे अधिक जीव जंतु की विविधता पाया जाता है। जैसे जैसे ऊपर चलिएगा, उच्च अक्षांश पर चलिएगा, तो वहाँ पर क्या होता है, बर्फ़ वगैरह होता है, गिरने लगता है, मतलब धूप वगैरह कम जाता है, ठंडा वगैरह बढ़ जाता है। तो वहाँ पर क्या है कि जैव विविधता क्या होता है, कम जाता है। तो उल्टा यहाँ पर सेट कर दिया गया है, निम्न अक्षांश पर कम जैव विविधता नहीं होता, बल्कि यहाँ पर अधिक जैव विविधता होता है। और जबकि उच्च अक्षांश लैटिट्यूड पर क्या होता है, कम जैव विविधता पाया जाता है, उल्टा कर दिया है। तो ये क्या है, गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गलत है। अगला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। देखिए, अगर 2011 के जनगणना लीजिएगा ना, तो उसमें क्या है कि देश में देखिएगा तो केरल का सबसे अधिक साक्षरता है, बिहार का क्या आपको सबसे कम है। ये आपको राज्य में बात करते हैं। बिहार में अगर आइएगा, बिहार में इस तरह से, बिहार में अगर इस तरह से आते हैं तो इस साइड में पूर्णिया है, तो पूर्णिया की साक्षरता क्या सबसे आपको कम है, ठीक ना। और यहाँ पर क्या आपको रोहतास है, रोहतास की साक्षरता क्या है, सबसे अधिक है। तो रोहतास की साक्षरता सबसे अधिक है, इसका अगर देखिएगा तो क्या है 73.4% के आसपास है। अगर आप पूर्णिया की बात कीजिएगा तो पूर्णिया की साक्षरता क्या है, मात्र 51.1% के आसपास है। तो सबसे न्यूनतम बोलता है तो क्या पूर्णिया आपको हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को पहचान करना है, पहचानिए। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क और ट्रेवियस द्वारा किया गया था, सही बात है। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है, ये भी क्या आपको है, सही है। एकरित से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl स्रावित होता है, नहीं। देखिए ये क्या होता है, अमाशय से, अमाशय बोलिए या पेट बोलिए या स्टमक बोलिए,
स्टमक के लिए यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है आपको निकलता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। यकृत से आपको नहीं निकलता है, यकृत से क्या होता है आपको पित्त रस निकलता है, पित्त निकलता है, ठीक ना। तो ये क्या आपको है, गलत है, तो गलत पकड़ा गया, यही आंसर हो जाएगा हमारा। बाकी देख लीजिए, अरस्तु ने हिस्टोरिया एनामेलिया लिखा था, ठीक है। थियोफ्रेस्टस की अगर बात करते हैं तो उन्होंने लिखा था हिस्टोरिया प्लांटेरम लिखा था पुस्तक, ये आपको क्या है, सही है। और अरस्तु को आपको एनिमल किंगडम मतलब जंतु विज्ञान का जनक बोलते हैं, और प्लस बायोलॉजी का भी पिता इनको कहा जाता है, ठीक ना। चलिए, तो ये आपको क्या है, सही है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द की पहचान करना, हिंदी से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो शुद्ध शब्द की बात बोलिएगा, देखिए प्रार्थना की बात करते हैं शुद्ध शब्द है, अध्यापक शुद्ध शब्द है, विद्यार्थी शुद्ध है। यहाँ प्रार्थना में टवर्गी ना नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, सिंपल ना होता है, तो ये वाला क्या गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, शुद्ध हो, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्या है कि आपको अंग्रेजी से भी क्वेश्चन पूछता है, नरेशन, वॉइस, डिग्री, ग्रामर वगैरह पढ़ लीजिएगा। तो उसी में आपका है कि चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस, मतलब कि आपका एक्टिव वॉइस दिया गया है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट है, इसका पैसिव बनाना है, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट है ना। ये क्या कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रिकेट इज बिंग प्लेड बाय देम, दे का यहाँ क्या होता है, देम हो जाता है, तो आंसर क्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, ठीक है, 9 का हो जाएगा आपको बी। वह जनसंख्या जिस यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं, 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख, 1 मिलियन मतलब क्या होता है आपको 10 लाख होता है। तो गिनिए 10 लाख कौन होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो यहाँ हो जाएगा 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख। तो यूरोपीय देश जिसको मिलियन कहते हैं उसका मतलब क्या होता है 10 लाख, ऑप्शन। जैसे नहीं बोलता है कि 1 मिलियन यूट्यूब पर सब्सक्राइबर हो गया, मतलब 10 लाख सब्सक्राइबर आपका हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलिए, तो आंसर भी हो जाएगा। अब अगला बोला गया कि चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में क्या सही है। चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करते हैं तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी या 72 AD में हुआ था, कुंडनवन कश्मीर में हुआ था, ठीक ना। और यह क्या कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, और यहाँ से बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में क्या हो गया था, बट गया था, महायान में बट गया था। और यही कनिष्क के शासनकाल में ही क्या कि महात्मा बुद्ध को भगवान के दर्जा मिल गया था। आज जो यहाँ मीटिंग हुआ था, इसका अध्यक्षता जो किया था ये क्या था, वसुमित्र ने इसका अध्यक्षता किया था। और अगर आपका बात को उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो अश्वघोष क्या थे, इसका उपाध्यक्ष थे, ठीक ना। अब आइए बनाइए, चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी ईस्वी या 72 AD में कुंडनवन कश्मीर में आयोजित हुआ था, सही बात है। इस संगति का अध्यक्ष अश्वघोष थे, उपाध्यक्ष वसुमित्र। देखिए इसमें उल्टा कर दिया गया है, अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे, अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, उल्टा कर दिया गया, ठीक ना। तो भुलाइएगा तो ऐसे याद कीजिएगा कि चौथा में अध्यक्षता किए थे आपका मित्र, कौन किए थे, आपका वसुमित्र किए थे। अध्यक्ष कौन, आपका मित्र आपका दोस्त किए थे, है ना। अश्वघोष क्या था, उपाध्यक्ष था। तो चौथा नंबर क्या कीजिए, तीन नंबर गलती कीजिए, ये गलत है। तो जहाँ 3 है गलत काटिए। तो देखिए, तो पहले तो ए आंसर नहीं होगा, इसमें 3 है, ये भी आंसर नहीं होगा, इसमें भी 3 है, ये भी आंसर नहीं होगा, इनमें सभी बोलता है तो भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि भाई 3 तो इसमें भी आ जाएगा सभी में ना, तो गलत हो गया। बाकी आप 4 और 5 जहाँ रहे नहीं चाहे, ये सब क्या होगा, एक ही को बची गया, तो ये क्या हो जाएगा आपको सही हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, इस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीन और महायान में बट गया था, सही बात है। महात्मा बुद्ध को भगवान का दर्जा कनिष्क के शासनकाल में मिल गया था, आपको सही बात है, बस सी नंबर हो जाएगा आंसर बाबू। विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, ये भारत हो गया। भारत में क्या है, केरल है। केरल में क्या है कि आपको मोनाजाइट नामक बालुआ निक्षेप पाया जाता है, उसी मोनाजाइट से क्या होता है, थोरियम प्राप्त किया जाता है। और भारत में सबसे अधिक केरल में है, विश्व में सबसे अधिक कहाँ, भारत में प्राप्त किया जाता है थोरियम, ठीक ना। थोरियम कहाँ हो जाएगा आपको, भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, थोरियम का अगर ऐसे पूछता है तो मोनाजाइट क्या होता है, मोनाजाइट होता है, ऑप्शन नंबर डी। किसके दौरान गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखा था, तो देखिए एक क्या आपको भारत है, एक क्या आपको अफ्रीका है, समझने के लिए एक क्या इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड से क्या है कि आपको अफ्रीका जा रहे थे महात्मा गांधी, इंग्लैंड से अफ्रीका जा रहे थे नाव वाला जहाज़ से, मतलब पानी जहाज़ से। तो ये पुस्तक मतलब यात्रा के दौरान ही लिखे थे, ठीक ना। और यह 1909 में क्या लिखे थे, तो मतलब किसके दौरान गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखा था, तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा था जहाज़ से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान इन्होंने लिखा था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। कब 1909 में इन्होंने लिखा था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिया गया मतलब लिखा गया है। स्वराज कांग्रेस के मन से आपको 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में मतलब पहली बार बोला गया था, मतलब इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता किए थे। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था लाहौर अधिवेशन में, और उसका अध्यक्षता किए थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए ऑप्शन नंबर सी।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही नहीं है, गलत कथन पहचानना है। लाल रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। देखिए अगर एक प्रिज्म है, इससे क्या होता है कि लाइट को गुजारा जाता है ना, देखा जाता है कि यहाँ पर लाल हो गया, अलग अलग प्रकाश, अलग अलग क्या हो गया प्रकाश, अलग अलग क्या हो गया प्रकाश हो गया। तो लाल रंग होता है सबसे ऊपर में होता है ना, बैगनी जो होता है सबसे आपको नीचे में होता है। तो इसका देखिए लाल रंग का क्या होता है, तरंग दैर्घ्य जो इसका वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं, तरंग दैर्घ्य क्या होता है सबसे आपको अधिक होता है, ठीक है। और बैगनी की बात करते हैं, इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है सबसे कम, लेकिन इसका विचलन क्या होता है सबसे अधिक होता है, ठीक है। आइए, तो लाल रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, बिल्कुल सही बात है, कम विचलन करता है। जबकि बैगनी रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, ये आपको सही है। जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है, हाँ सही बात है। देखिए लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम हुआ, लेकिन बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे क्या है आपको कम है, लेकिन इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक हो गया, तो यह स्टेटमेंट क्या आपको सही है। अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश का रंग काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर बोल सकते हैं कोई भी वायुमंडल वगैरह नहीं पाया जाता है, और कोई बोल सकते हैं कि आपका प्रकीर्णन वगैरह नहीं होता, ये आपको सही है। प्रकाश के परावर्तन के गुण के कारण पृथ्वी से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, नहीं भाई, प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट की घटना होता है, उस कारण से क्या होता है पृथ्वी से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक ना। और समुद्र का रंग भी क्या होता है नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पर परावर्तन नहीं होगा, प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाएगा, तो क्या ऑप्शन नंबर डी हमारा सही नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार के पार्क का कौन सा मिलान आपको सही नहीं है। तो देखिए विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है, बिल्कुल सही बात है। पंत वन्यजीव अभयारण्य राजगीर नालंदा में है, सही बात है। बरेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य कटिहार में नहीं, गोगाबिल कटिहार में पड़ता है, गोगाबिल, ठीक ना। जबकि बरेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है आपको, वैशाली में, कहाँ आपको है वैशाली में, तो सही नहीं कौन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी देखिए नागिनकटी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ, जमुई में है, और नागिनकटी को दिया गया आपको क्या, रामसर साइट का दर्जा दिया गया है ना। बिहार में पहला रामसर साइट कौन था आपको, कांवरताल झील बेगूसराय में, कांवरताल झील कहाँ था, बेगूसराय में प्रथम रामसर साइट, और फिर दूसरा तीसरा कौन है, नागिनकटी है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गलत कथन की पहचान करना है, करिए भाई गलत कथन की पहचान। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितना लोग रह रहा है, सही बात है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या से, सही बात है। सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश क्या है, अंडमान निकोबार है, हाँ भाई, सबसे न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व है वो किसका है, अंडमान निकोबार का है, आपको सही है। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व की अगर बात करते हैं, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक है, नहीं, सभी राज्यों में पूछेगा तो सबसे अधिक है 1106 है, ठीक है ना, सबसे अधिक है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश देखिएगा तो दिल्ली में सबसे अधिक है, और दिल्ली में देखिएगा तो क्या है 11,297, मतलब 11,000 बोल सकते हैं, लगभग 300 के आसपास क्या है दिल्ली का जनसंख्या घनत्व है। दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो सबसे अधिक पूछेगा राज्य में तो बिहार में है, लेकिन सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश में तो आपको दिल्ली है, और राज्य केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिला के पूछेगा तो दिल्ली हो जाएगा आंसर ना, तो यहाँ पर बिहार नहीं हो जाएगा, क्या आपको गलत है, तो यही हो जाएगा आपको आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व तो राज्य में सबसे कम है, हाँ भाई सबसे कम है, 17 है प्रति वर्ग किलोमीटर, सही है, तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए, पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं, मतलब बोलता है कि यहाँ पर पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं। उभयचर मतलब जो पानी या जमीन दोनों पर रह सकता है। देखिए जानते हैं पादप जो होता है, पादप होता है ना, उसको क्या करते हैं, 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है ना, उसको क्या करते हैं 2 भाग में आपको बांटते हैं। एक को बोलते हैं क्रिप्टोगेमस, क्रिप्टोगेमस बोलते हैं, एक को बोलते हैं फेनेरोगेमस बोलते हैं, फेनेरोगेमस। इसमें क्रिप्टोगेमस में क्या होता है कि इसमें आपको सीड नहीं पाया जाता है, और आपको फ्लावर भी आपको नहीं पाया जाता है। अब फेनेरोगेमस में क्या होता है, आपको सीड भी पाया जाएगा, और क्या होता है आपको फ्लावर भी पाया जाएगा, ठीक है। अब क्रिप्टोगेमस को फिर 3 भाग में बांटते हैं। एक को आपको थैलोफाइटा में बांटते हैं, एक क्या होता है ब्रायोफाइटा में बांटते हैं, एक क्या होता है टेरिडोफाइटा होता है, ठीक है। अब देखिए फेनेरोगेमस फिर 2 भाग में इसको बांटते हैं। एक होता है आपको जिम्नोस्पर्म, क्या होता है जिम्नोस्पर्म होता है, एक होता है एंजियोस्पर्म एक होता है। अब समझना क्या है, थैलोफाइटा क्या होता है सबसे कम विकसित पौधा होता है, जबकि एंजियोस्पर्म क्या होता है सबसे अधिक विकसित, सबसे कम थैलोफाइटा और सबसे अधिक क्या होता है एंजियोस्पर्म होता है। ब्रायोफाइटा को बोलते हैं आपको पादप जगत का उभयचर बोलते हैं, ठीक है। और टेरिडोफाइटा को बोलते हैं बोटनिकल स्नेक, क्या बोलते हैं बोटनिकल स्नेक कहा जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि पादप जगत का उभयचर बोलता है तो ब्रायोफाइटा को बोलते हैं पादप जगत का उभयचर, ऑप्शन नंबर सी। अब बोटनिकल स्नेक किसे बोलते हैं, वनस्पति जगत का सर्प बोलते हैं टेरिडोफाइटा को। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी। उपन्यासों के लेखक से संबंधित कौन सा कथन आपको बोलता है सही नहीं है। देखिए कमैनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, कमैनी का लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद, आपको सही है। त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है, सही बात है। मैला आंचल के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है, बिल्कुल सही बात है। पंच परमेश्वर के लेखक रामधारी से दिनकर है, नहीं। पंच परमेश्वर कौन है आपको, प्रेमचंद। कौन है आपको, प्रेमचंद। प से पंच परमेश्वर, प से प्रेमचंद। और प्रेमचंद के बड़ी पूछता है, गोदान का नाम सुना होगा, पूस की रात का अपना नाम सुना होगा, पूस की रात, कफन का नाम सुना होगा, ठीक है ना। ये सब कौन लिखे हैं आपको, प्रेमचंद लिखे हैं। तो ये वाला क्या आप गलत है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए वर्ड ऑन वेब पेज विच ओपन्स अदर डॉक्यूमेंट व्हेन क्लिक ऑन इट। देखते हैं क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आप मतलब वेबसाइट वगैरह खोलते रहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको कोई लिंक दिखाई देता है, जब लिंक को क्लिक करते हैं तो अगला साइट पर चला जाते हैं। तो मतलब कि वर्ड ऑन वेब पेज विच ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट व्हेन क्लिक्स ऑन इट, उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइपर लिंक। क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी बोलते हैं। अब बोलता है 3 10 20 इंटू 10 15 इंटू 10 17 का मान क्या होता है। अब देखिए हम जानते हैं कि 10 जो होता है 45 का मान 1 होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10 20 इंटू 1, क्योंकि 10 15 का 45 का मान 1 होता है, इंटू 10 70 लिख सकते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं 10 20। अच्छा 10 20 को हम क्या करते हैं कि 90 माइनस अगर इसको हम लिख दें 90 माइनस 20 लिख दे तो 70 आ जाएगा, 10 70 आ जाएगा। और फिर इसको लिख सकते हैं, अच्छा इसमें 3 लगले रहेगा, 3 10 20 इंटू, देखिए 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा का मतलब 20 हो जाएगा। अब 10 मतलब 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 तो कितना आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब बोलता है कि वैदिक काल से संबंधित कौन सा कथन आपको सही है। ब्रह्मा पुरोहित का संबंध अथर्ववेद से था। देखिए आप जानते हैं कि वेद आपको 4 गो था, एक क्या था आपको, ऋग्वेद था, एक था यजुर्वेद था, एक था आपको सामवेद, एक था अथर्ववेद था। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में था। तब जानते हैं यहाँ पर पुरोहित का नाम दिया है, किसका, पुरोहित को क्या कहा जाता था। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा कि अथर्ववेद में क्या था, आपको ब्रह्मा पुरोहित होता था, तो वही ले के ब्रह्मा पुरोहित का संबंध अथर्ववेद से था, जो यज्ञ की देख रेख निरीक्षण करता था, आपको सही है। होता और होत्री की बात करते हैं, होत्री या होता का संबंध क्या है, ऋग्वेद से, सही बात है। जो होता था या बोल सकते हैं होत्री की बात करते हैं, ये पुरोहित का नाम क्या था, ऋग्वेद का बला, सही है आपको, ठीक ना। और सामवेद में क्या था, उद्गाता, यहाँ पर क्या था, उद्गाता, ये गाना गाएगा उद्गाता, भारतीय संगीत का जनक है सामवेद, ऐसे याद कीजिएगा। तो उद्गाता पुरोहित का संबंध सामवेद से था, जो गाई जा सकने वाली ऋचाओं का पाठन करता होता था, बिल्कुल सही बात है। अधर्वयु की बात करते हैं, ठीक ना, ये पुरोहित का संबंध यजुर्वेद से था, जो तंत्र मंत्र के समय निर्वहन पूर्वक इसका पाठ करता था। इसमें सब क्या सही दिया गया है, ठीक ना। तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप नहीं जानते तो सब रट लीजिए बाबू। निम्नलिखित में से कौन सा नदी डेल्टा नहीं बनाता। आप जानते हैं क्या कि जो इधर जो बंगाल खाड़ी में जो नदी गिरता है मैक्सिमम सब क्या डेल्टा का निर्माण करता है, जो कि यहाँ जबकि इधर की बात करते हैं खासकर नर्मदा और ताप्ती की बात करते हैं, यह डेल्टा का निर्माण नहीं करता, यह एस्चुरी का निर्माण करता है। और यह भ्रंश घाटी से मतलब होकर के बहता है, यह क्या होता है पूरब से पश्चिम की ओर बहता है, अरब सागर में गिरता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, नर्मदा। बाकी गोदावरी, महानदी, कृष्णा सब क्या है कि बंगाल खाड़ी में गिरता है और सब डेल्टा का निर्माण करता है, नर्मदा निर्माण नहीं करता है। नर्मदा और ताप्ती दोनों हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पारसी धर्म के बारे में क्या सही है। देखिए पारसी धर्म की बात करते हैं तो पारसी धर्म के इसको जरस्तु धर्म भी बोलते हैं, क्योंकि इसको ईरान में इसका शुरुआत हुआ था। भारत के बगल में साइड में ईरान पड़ता है, ईरान में इसका शुरुआत हुआ था, ठीक ना। मतलब आज से 3000 से 3500 साल पहले इसका शुरुआत हुआ था ईरान में। और हमारे यहाँ बात करते हैं पारसी धर्म की जनसंख्या धीरे धीरे कम रहा है, तो एक जियो पारसी अभियान शुरू किया गया भारत सरकार द्वारा, ताकि लोग जनसंख्या इनको बढ़ाया जा सके। अब बनाइए, क्वेश्चन बनता है कि नहीं। पारसी धर्म को जरस्तु पंथ भी कहा जाता है, सही बात है। इसकी स्थापना पैगंबर जरस्तु ने की इजराइल में किया था, नहीं इजराइल में नहीं कि इजराइल में यहूदी धर्म की स्थापना हुआ है।
ठीक ना। ये जो पारसी धर्म की बात करते हैं, इजराइल में स्थापना हुआ, कहाँ हुआ ये? ईरान में। क्या? ईरान में स्थापना हुआ, करीब 3500 साल। ये सही है, लेकिन यहाँ ईरान में स्थापना हुआ, इजराइल में इसका स्थापना हुआ। ईरान का इसलिए जानते हैं कि पुराना नाम क्या? आपको फारस। ताइवान का फार्मोसा है, ईरान का पुराना नाम क्या? फारस है। ईरान के बगल में जानते हैं फारस की खाड़ी भी है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 गलती है। तो जहाँ जहाँ 2 गलत काटिए। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, इनमें सभी भी आंसर आपको नहीं होगा। बाकी आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, 2 नंबर पकड़ लिए तो आपका आंसर हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, समाचार पत्र राष्ट्रगुप्तार। राष्ट्रगुप्तार का संबंध पारसी धर्म सुधार से है, बिल्कुल सही बात है। पारसी धर्म में जो बुराई आ गया था उसको सुधारने के लिए क्या है कि राष्ट्रगुप्तार, सच बताने वाला क्या होता है, पत्रिका का शुरुआत किया गया था। इसको 1854 में दादा भाई नौरोजी और क्या है खरदेश जी कामा द्वारा शुरू किया गया था। आपको क्या है? सही है। पारसी समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को रोकने के लिए जियो पारसी अभियान शुरू किया गया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग, मतलब लाइट वेव और साउंड वेव में किसके कारण अंतर कर पाते हैं? देखिए, एक होता है ध्रुवीकरण की घटना, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। एक मिनट, पोलराइजेशन की घटना होता है, इसको ध्रुवीकरण बोलते हैं। यह सिर्फ क्या होता है? प्रकाश में होता है या ध्वनि में आपको नहीं होता है। बाकी व्यतिकरण, अपवर्तन और परावर्तन की बात करते हैं, प्रकाश और ध्वनि तरंग दोनों में होता है। लेकिन जो पोलराइजेशन होता है या सिर्फ क्या होता है? आपको प्रकाश में होता है। इस कारण से क्या होता है? आप अंतर कर पाते हैं। ठीक ना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना। व्यतिकरण मतलब इंटरफेरेंस होता है, अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन होता है, परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन होता है। कौन सा कथन बोलता सही नहीं है? आइए, नोक्रेक रिज राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है नहीं। नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? मेघालय में। कहाँ आपको है? मेघालय में है। मणिपुर में कैबुल अजमाव राष्ट्रीय उद्यान है। तो मेघालय क्या हो जाएगा? आपको ये नहीं होगा। ठीक ना, तो मतलब ये क्या है? गलत है। तो कौन सही नहीं? यही सही नहीं है, बाकी सब सही होगा। पूर्वोत्तर भारत जो है, भारत का ही पूर्वोत्तर भारत इसको बोलते हैं, पूरा नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। झूम कृषि के लिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। सिक्किम ऑर्गेनिक खेती या कार्बनिक खेती के लिए प्रसिद्ध है, हाँ सही बात है। मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज पाया जाता है, हाँ पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में एकमात्र पायराट उत्पादक राज्य कौन है? देखिए, ये क्या भारत है? भारत में यहाँ बात करें, यहाँ पर क्या आपको बिहार है। और बिहार में क्या है कि भारत में मतलब बोल सकते हैं कि मैक्सिमम जो होता है पायराइट कहाँ होता है? बिहार में होता है। अब बिहार में क्या है? कैमूर और रोहतास है, यहाँ पर क्या होता है? सबसे अधिक पायराइट होता है। ठीक ना, तो आंसर हो जाएगा आपको बिहार। इनमें से गलत कथन की क्या करना है? पहचान करना है, पहचानिए। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र है जिसमें आर्थिक गतिविधि प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर करता है, सही बात है ना। जैसे अगर कृषि की बात करते हैं, जंगल की बात करते हैं, वानिकी की बात करते हैं, खनन की बात करते हैं, है ना, सब क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र के चीज़ को ही बाबू क्या करते हैं कि उसका मूल्य बढ़ाया जाता है। और जो हमारे यहाँ जो होता है बोल सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र होता है द्वितीय क्षेत्र में। और भारत में द्वितीय क्षेत्र का विकास पर्याप्त नहीं हुआ है, सही बात है। भारत में द्वितीय क्षेत्र का विकास पर्याप्त आपको नहीं हुआ, ये आपको क्या है? सही है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है सेवा क्षेत्र आता है, ठीक ना। इसमें वित्त आता है, पर्यटन आता है, सत्कार हॉस्पिटलिटी आता है, खनन भी आता है। नहीं, खनन क्या? प्राकृतिक संसाधन है। तो ये कहाँ आएगा? प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र के में आ जाएगा। तो तृतीय क्षेत्र में सर्विस सेक्टर में आपको नहीं आएगा। तो 3 नंबर क्या हो गया? गलत हो गया। ये सब सही था, लेकिन खनन क्या था? आपको गलत दिया गया था। तो मतलब कि ये गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा सी नंबर। बाकी देखिए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकास करता है वैसे वैसे प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र का योगदान घटता है और तृतीय क्षेत्र या सर्विस क्षेत्र का योगदान क्या होता है? आपको बढ़ता है, सही है। तो यहाँ आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गलत दिया गया है। प्राणी कोशिका में प्राणी कोशिका मतलब एनिमल सेल, प्राणी कोशिका मतलब एनिमल सेल की बात करता है। कौन सा कोशिकांग कभी नहीं पाई जाती है? देखिए बात करते हैं। एक क्या हो गया? एनिमल सेल हो गया। एक क्या हो? प्लांट सेल हो गया। अब समझना क्या कि एनिमल सेल जो होता है ना, एनिमल सेल के एनिमल में आदमी भी आ गया, कुत्ता मैना सब आ गया, एनिमल में आता है। तो इसका जो बाहरी सबसे लेयर होता है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली बोला जाता है, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और देखिए, जबकि प्लांट होता है, वनस्पति होता है, उसमें सेल मेम्ब्रेन तो पाया ही जाता है, उसके ऊपर एक और कोशिका पाया जाता है, एक और मतलब दीवार पाया जाता है, उसको कोशिका भित्ति या सेल वाल बोलते हैं। तो मतलब ये हो गया कि प्राणी कोशिका में क्या है कि सबसे बाहरी दीवार सेल मेम्ब्रेन से कोशिका झिल्ली होता है, जबकि प्लांट कोशिका की बात करते हैं, क्या बोलते हैं, वनस्पति जगत की बात करते हैं, उसमें क्या होता है? सबसे बाहरी क्या होता है? सेल वाला होता है। इस सेल वाले एनिमल में आपको नहीं पाया जाता है, ठीक ना। तो मतलब कि बोल सकते हैं कि सेल भित्ति जो होता है यह क्या होता है? प्राणी एनिमल सेल में आपको नहीं पाया जाता है, बाकी सब पाया जाता है, ठीक ना। और बाकी बात करते हैं गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल, मोन्ट्रोकॉन्ड्रिया सब पाया जाता है, ठीक ना। चलिए, सब पाया जाता है। सेल वाला आपको नहीं पाया जाता है, सब क्या होता है? आपको प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। और सेल बाल जो सेल भित्ति क्या होता है? प्लांट बनाता है किसका? आपको सेलुलोज का। क्या होता है?
सेलुलोज का बना होता है और यह सबसे ज़्यादा प्राकृतिक में पाया जाने वाला क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। यह क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। और सबसे क्या है, कठोर पॉलीसेकेराइड है। ऐसा सबसे कठोर पदार्थ बोलेगा तो क्या होता है, हीरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या आपको बोलते हैं, आपको ऊर्जा घर बोलते हैं। इसी में केब्स चक्र होता है, इसके द्वारा क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। आगे बढ़िए, दोनों में पाया जाता है, बाकी सब। गलत कथन की पहचान करें, पहचान कीजिए। रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक साल 8 मई को मनाते हैं, हाँ मनाते हैं। इसका स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूटे द्वारा किया गया था। अच्छा, रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। कब कब दिया गया सब याद कर लीजिएगा, 1917 में, 1940 में, 1963 में। मतलब जिन साल स्थापना हुआ था उसका 100 साल बाद दिया गया था, ठीक ना। 1963 में भी, 17 में रूसी क्रांति हुआ था तब भी दिया गया था, और 1940 में भी आपको दिया गया था, ठीक ना, सही है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1925 में हुआ था, नहीं, एक क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है बिहार दुर्गा में कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था, तो उसी से हम इतना बनाकर पूछ दिए हैं। 1920 में क्या हुआ, स्थापना 1920 में स्थापना हुआ था, तो ये क्या गलती दिया गया, ठीक ना। भुलाइएगा तो याद रखिएगा कि 1920 में ही अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के हमारे यहाँ स्थापना हुआ था, ठीक ना। चलिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है, बाकी सब सही है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर, एक क्या है, वृत्त है, और वृत्त का बोलता है कि त्रिज्या जो है ये कितना है आपको 42, ये कितना है 42 सेंटीमीटर है, और इसके केंद्र पर एक चाप द्वारा कोण बनता है, कितना का कोण बनता है आपको 150 डिग्री। चाप मतलब क्या होता है ना कि वृत्त का ई जो होता है ना, ई होता है, इसको बोलते हैं चाप बोलते हैं। तो यहाँ पर बाबू कोण कितना बन रहा है 150 का, मतलब कि 90, तो यहाँ ऐसे हो जाएगा 90, एक का मतलब 180 मतलब ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। तो हमको मतलब क्या है, कहीं इन्हें यहाँ तक बन रहा होगा कौन, तब तो यहाँ पे 150 होगा। तो मतलब कि इसका लंबाई या इसका लंबाई या कितना होगा, ये पूछता है, इस चाप का लंबाई कितना होगा। मतलब क्या है कि एक त्रिज्या दिया गया है 42 सेंटीमीटर। अब बोलता है कि इसे केंद्र पर चाप द्वारा बनाया गया कोण 150 होता है। चाप द्वारा मान ली कितना 150 डिग्री कोण बनाया गया, तो बोलता है इस संगत चाप का लंबाई कितना होगा, चाप का लंबाई कितना होगा। तो चाप की लंबाई बराबर होता है फॉर्मूला θ/360 होता है, एंड टोटल कितना होता है, वृत्त का परिधि 2πr होता है, 2πr होता है। तो बनाइए, थीटा 150 है बटे 360 है बबुआ, 2 × 22/7 है, अगुना त्रिज्या कितना है 42 सेंटीमीटर, 42 कर दीजिए, 7 6 कितना हो गया 42 हो गया, 6 से काटिए, 6 से कटेगा 60 कटेगा, 60 6 0 से 0 कट जाएगा, और क्या कटेगा बबुआ, कुछ और कटेगा हो, हाँ, द्वितीयाई 6 कटेगा, 3 × 5 = 15 कटेगा। अब बचिए कौन 22 से 5, तो 22 से 5 110 होता है, आंसर हो जाएगा 110 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वेदांग की संख्या बोलता है कि 6 है। जैसे वेद की संख्या को इधर पहले 4 बताए हैं, देखिए महाकाव्य 2 गो है, रामायण और महाभारत के आपको महाकाव्य है, ठीक ना। वेद की संख्या कितना आपको 4 है, वेदांग की संख्या कितना है 6 है, पुराण की संख्या 18 है, उपनिषद की संख्या 108 है। तो यहाँ वेदांग की संख्या 6 है, तो बोलता है कौन वेदांग में शामिल आपको नहीं है, ठीक ना। तो देखिए क्या होता है, वेदांग होता है, एक तो होता है शिक्षा होता है, एक होता है कल्प होता है, एक होता है व्याकरण होता है, एक होता है आपको ज्योतिष होता है, एक होता है छंद होता है, एक होता है निरुक्त होता है। अब देखिए कौन कौन है। शिक्षा होता है, इसको फोनेटिक्स अंग्रेजी में बोलते हैं, कल्प बिल्कुल रिचुअल बोलते हैं, सही बात है, छंद भी होता है, और निरुक्त भी होता है। इसके अलावा क्या ज्योतिष और व्याकरण भी होता है। तो यहाँ तो सब न हो गया, तो इनमें से क्या हो जाएगा सभी। अच्छा, अब एक मिनट को क्या बोलते हैं, कौन शामिल नहीं है, तो मतलब वेदांग तो सभी शामिल है, तो कौन शामिल है इसमें, ऐसा कोई नहीं जो शामिल नहीं है, सब इसमें शामिल है ही। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से क्या हो जाएगा कोई नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 31 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कई बार क्या है, क्वेश्चन पढ़ने में भी हमसे क्या होता है, गलती हो जाता है। तो एग्जाम में थोड़ा सा बढ़िया से पढ़िएगा ध्यान देकर के। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में मिलता है। देखिए, भारत में सबसे अधिक जो वन होता है वो क्या होता है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्या होता है, शुष्क पर्णपाती वन क्या होता है। ऑप्शन का आंसर क्या होता है, सबसे अधिक पाया आपको जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका। ऐसे हमारे यहाँ क्षेत्रफल के हिसाब से अधिक वन जो होता है मध्य प्रदेश एमपी में पाया जाता है, और अगर प्रतिशत के हिसाब देखिए तो क्या होता है आपको मिजोरम में, कहाँ आपको मिजोरम में है, प्रतिशत में मिजोरम और क्षेत्रफल में एमपी में। गलत कथन की पहचान करना, पहचानिए। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में पूना में हुआ था, हाँ बिल्कुल सही बात है। एमजी ननाडे भी पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करने में थे।
अच्छा, एमजी रेनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात बोलते हैं, हाँ बिल्कुल बोलते हैं। और पेरियार ईवी रामास्वामी को दक्षिण एशिया का सुकरात बोलते हैं, ये भी सही है। पेरियार रामास्वामी का नाम है, इनको दक्षिण एशिया का सुकरात बोलते हैं, मिलो क्या आपको सही है, ठीक ना। और दक्षिण एशिया या एशिया या पूछेगा एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, सही है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक 1903 में प्रकाशित हुआ था, नहीं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, 1901 में लिखा था, 1901 में प्रकाशित किया था। तो क्या आपको गलती दिया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। धन निष्कासन सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। लघु पथन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है, देखिए शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ पर क्या होता है, करेंट का मान अचानक से क्या होता है, बढ़ जाता है। जब करेंट का मान अचानक से बढ़ जाएगा और अलग अलग वायर से पास करने लगेगा तो उसमें क्या होता है कि अगर ज़्यादा करंट पास करेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें बोल सकते हैं, इसी घटना को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। वहाँ से क्या होगा, चिंगारी वगैरह निकलेगा, उसके बाद क्या होता है, आग वगैरह भी लग सकता है। तो लघु पथन या शॉर्ट सर्किट के समय क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, अत्यधिक क्या होता है, आपको बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब आइए अगला प्रश्न पूछा गया, सही कथन की पहचान करें। अब देखिए आपके दरोगा एग्जाम में इतना बड़ा बड़ा क्या है, ऑप्शन देके नहीं पूछेगा, हमको मैक्सिमम चीज़ कवर करना होता है। क्वेश्चन जब पूछ दिया गया तो मैक्सिमम चीज़ कवर करने के चक्कर में क्या है, प्लस आपको प्रैक्टिस कराने के चक्कर में क्या है, कितना थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन सेट करें। आपको मैक्सिमम दरोगा एग्जाम में क्या है, 4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन सेट किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। झूम कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर्यावरण के अनुकूल होता है, नहीं, यही गलती दिया गया है। समझिए क्या, झूम कृषि क्या, भारत का नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर क्या होता है ना कि अगर कोई अस्थायी कोई क्या स्थान है, ठीक ना, यहाँ पर जंगल वगैरह है, उसको काट दिया, काटने के बाद क्या किया, कोई दिन खेती की, उसके बाद इसका उर्वरा शक्ति कमजोर हो गया, तो फिर अगले जगह गए इसको छोड़ करके, वहाँ पर भी क्या किया, जंगल को काट के फिर से खेती की, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि स्थान बदल रहे हैं, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कृषि को बोलते हैं, ठीक ना। अब ध्यान रखिएगा कि चूँकि हम जंगल काट रहे हैं, जला रहे हैं, तो कोई दृष्टि से पर्यावरण के अनुकूल होगा नहीं है, पर्यावरण के अनुकूल आपको नहीं है, तो ये क्या है, गलत है। तो सही कथन की पहचान करना, तो जहाँ जहाँ एक है वो आंसर आपका नहीं होगा, इसमें एक है ये आंसर नहीं होगा, इसमें एक है ये भी आंसर नहीं होगा, इनमें सभी, क्योंकि सब तो आंसर होगा नहीं अब, तो इनमें सभी भी आंसर आपको नहीं होगा। तो अब आप पूरा जानते हैं नहीं, हम आपसे पूरा चेक करने के चक्कर में थे भी नहीं, हम आपसे यही चेक करना चाह रहे थे कि आप ये स्टेटमेंट जानते हैं कि नहीं जानते, ठीक है, बाकी सब सही दिया गया है। समोच्च कृषि की बात करते हैं, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होता है। पहाड़ी जो ढलान होता है ना, वहाँ पर क्या जैसे गेड़ देते हैं जहाँ तहाँ तक कि भाई मिट्टी वगैरह नीचे ना चला जाए, पानी वगैरह नीचे ना पूरा चला जाए, तो उसको बोलते हैं समोच्च कृषि या कंटूर कृषि बोलते हैं। पहाड़ी ढलान पर कंटूर कृषि किया जाता है और इससे मृदा अपरदन रुकता है, बिल्कुल सही बात है। कृषि और पशुपालन को मिश्रित कृषि बोलते हैं, सही बात है। विस्तृत कृषि की बात, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर वह खेती है जहाँ जनसंख्या अधिक होता है और भूमि भी अधिक होता है, ठीक ना, तो वहाँ पर क्या होता है, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, सही बात है। गहन कृषि की बात करते हैं, जहाँ छोटा छोटा खेत होता है, मतलब छोटा सा एरिया है, वहाँ पर क्या है, एक ही खेत में बहुत सारा रोप रहे हैं, उसको गहन कृषि या इंटेंसिव कृषि बोलते हैं, सही बात है। रोपण कृषि क्या है, एक वाणिज्यिक कृषि है और इस कृषि में क्या होता है, बड़ी भारी मात्रा में श्रम की आवश्यकता पड़ता है, प्लस पूंजी की आवश्यकता पड़ता है, आपको क्या है, सब सही है, ठीक है। धान में रोपण कृषि किया जाता है, ठीक ना, तो मतलब यहाँ पर सब सही थे, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक गलत है, बाकी सब इसमें क्या है, सही है। मतलब हम आप अगर मतलब ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, तो आप जो गलती रहेगा उसको छाटिएगा, बाकी क्वेश्चन क्या होता है, बन जाता है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही क्या होता है, आसान होता है। अब बोलिए ऑल द डिलीट फाइल गोज टू, ये सब तो आप नॉर्मल मतलब कॉमन सेंस है, कंप्यूटर से थोड़ा सा डाल दिए हैं क्वेश्चन टेक्नोलॉजी से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि कुछ समय से बिहार दो में पूछ नहीं रहा है, लेकिन पूछ सकता है। मतलब कि ऑल द डिलीटेड फाइल गोज टू, मतलब आप कंप्यूटर में या मोबाइल वगैरह में फाइल को डिलीट कर देते हैं तो कहाँ चला जाता है, वो कहाँ चला जाता है, डिलीट फाइल में नहीं, वो कहाँ, रिसाइकिल बिन में क्या होता है, आपको चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। यदि किसी वस्तु की मांग आय बढ़ने पर घटती है तो उस वस्तु को क्या कहा जाता है। मतलब क्या समझिए, पहले 100 रुपया कमा रहे थे, ठीक ना, अब क्या है कि आपका 1000 कमा रहा है, 1000 कमा रहा है, तो बोलता है कि मांग क्या, बस सॉरी, आय बढ़ गया, लेकिन कोई वस्तु था, तो वस्तु पहले 100 रुपया तो आप चीज़ ले रहे थे, अब 1000 रुपये को तो वस्तु आप नहीं ले रहे, मतलब डिमांड इसका क्या हो गया, कम हो गया। तो ऐसे वस्तु क्या कहते हैं, समझिएगा आपके पास पैसा नहीं है, तब प्लेटफार्म पर जाते हैं स्टेशन पर, वहाँ 100 रुपये 200 रुपये क्या करते हैं, कपड़ा खरीद के लेकर चलाते हैं, लेकिन बहुत पैसा हो जाएगा, लाख रुपया कमाए लगेगा, तो क्या लेकर के आइएगा, नहीं, मतलब कैसा वस्तु है, खराब वस्तु है, इन्फीरियर गुड हो गया। मतलब कि किसी वस्तु की मांग आय बढ़ने पर घटती है, उस वस्तु क्या बोलते हैं, उस वस्तु को बोलते हैं क्या, निम्न वस्तु, इन्फीरियर गुड बोलते हैं, ठीक ना, निम्न वस्तु, ऑप्शन नंबर बी बोलते हैं, ठीक है। लग्जरियस गुड क्या होता है, ऐसा मतलब एसी हो गया, फ्रिज हो गया, सब लग्जरियस गुड में आता है। मतलब इनकम बढ़ेगा तो लीजिएगा, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड क्या होता है, सबका बढ़ जाता है। यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा घटक
कौन सा रक्त का घटक है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। देखिए ब्लड की बात करते हैं, इसको रक्त बोलते हैं, ठीक ना। तो ब्लड में होता है एक आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल बोलते हैं, या लाल रक्त कोशिका या कण बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल या श्वेत रक्त कोशिका बोलते हैं। एक होता है प्लेटलेट्स होता है, ठीक ना, प्लेटलेट्स होता है। तो ये रक्त को थका जाने में प्लेटलेट्स मदद करता है। डब्ल्यूबीसी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। और आरबीसी क्या होता है कि बेसिकली बोल सकते हैं क्या करता है कि ऑक्सीजन क्या करता है लेकर के आपको आगे बढ़ता है। तो यहाँ बोलता है कौन सा रक्त घटक कोशिका का ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो कौन करता है, आपको यही करता है आरबीसी। ऑक्सीजन लेकर के जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आता है, ठीक ना। और देखिए डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स क्या है, महिला और पुरुष में समान होता है। और आरबीसी पुरुष में क्या होता है ज़्यादा होता है, महिला में क्या होता है आपको कम होता है। ज़्यादा काम कीजिएगा, दौड़िएगा तो ज़्यादा आपको आरबीसी की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक ना। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा आपको आरबीसी, रेड ब्लड सेल। अच्छा आरबीसी में ध्यान रखिएगा इसके अंदर क्या होता है कि आपको न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसको ब्रेनलेस सेल भी कहा जाता है रेड ब्लड सेल को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको गलत है। आइए, हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे, बिल्कुल सही बात है। आर.के. लक्ष्मण प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे, ये भी सही बात है। ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी में दिया जाता है, हाँ भाई दिया जाता है। ऐसे भी जानते हैं कि ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। और वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा जो खेल रत्न है, पहले राजीव गांधी खेल रत्न था, उसी का नाम चेंज कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो इसमें क्या है आपको सब सही है। तो मतलब यहाँ कौन गलत है, तो सब सही है, तो इसमें कोई नहीं गलत है बाबू। आंसर हो जाएगा डी। आइए, कॉमन मैन के निर्माता आर.के. लक्ष्मण। आर.के. लक्ष्मण को अभी पहले क्वेश्चन में कि एक कार्टूनिस्ट हैं, मतलब कार्टून मतलब क्या होता है कि ऐसा ऐसा पात्र गढ़ेंगे ना कि उससे माध्यम से क्या है कि लोगों क्या करें गुदगुदाएंगे, मतलब कटाच करते हैं, मतलब पात्र पत्रिका के माध्यम से। पत्र पत्रिका में क्या है नहीं कार्टून वगैरह आता है। तो आर.के. लक्ष्मण कॉमन मैन क्या है एक बाबू, मतलब इनका पात्र था, पाठकों को खूब मुस्कुराया। तो बोलता है कॉमन मैन जो था, उन्होंने कॉमन मैन क्या था बेसिकली, उसमें क्या था, कॉमन मैन क्या था, एक क्या था ये ऐनक अपना ले रहता था, एक क्या है बड़का चेक वाला क्या है आपको जैकेट पहन रहता था, धोती पहन रहता था। ये बेसिकली क्या है कि मिडिल क्लास को ही दर्शाता था, ठीक ना। तो ये क्या था, ऐनक वाला था, एक चेक जैकेट पहने था। अब बोलिए कि क्वेश्चन आपको लग रहा होगा फालतू के सर क्वेश्चन सेट किए, सब क्वेश्चन पूछेगा बाबू क्या ये क्वेश्चन कोई एग्जाम में पूछा गया है और वहाँ से आपको डाला गया है, ठीक ना। देखिए दोस्त एक चीज़ समझ लीजिएगा, एक दिन और एक दो बच्चा कमेंट कर था कि क्वेश्चन फालतू को सेट कर देते हैं कुछ। देखिए जितना हम क्वेश्चन सेट करते हैं दोस्त ना कोई एग्जाम में क्या है पूछा गया, फालतू का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको सेट किया रहेगा। अगर नहीं विश्वास है तो गूगल में क्या कीजिए, कॉपी कीजिएगा, आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में क्या आपको पूछ ले रहेगा। हम करते क्या देखिए बताते हैं, जैसे मान लेते क्या कोई एक क्वेश्चन पूछा गया, जैसे यहाँ पर क्या क्या वो मिश्रित खेती पूछ दिया गया, तो अब उससे संबंधित जितना खेती होता है सब हम क्या करते हैं डाल देते हैं, ताकि आपको सारा का सारा क्या हो जाए, टॉपिक क्या हो जाए, कवर हो जाए, ठीक है ना बाबू। चलिए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ बोलता है कि भारत में जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली या बाजार को कंट्रोल करने का प्रयास किया था अलाउद्दीन खिलजी। इसके तहत सभी चीज़ का दाम क्या किया था आपको तय कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ठीक ना। इसने खुद को क्या बोला था, मतलब दूसरा सिकंदर खुद को बोला था, इसका भी मतलब सपना था विजय का, ठीक ना, सिकंदर का जैसा, लेकिन हालांकि आगे गया नहीं था। बलबन ने रक्त ब्लड एवं आयरन की नीति अपनाया था, ठीक ना। मोहम्मद तुगलक को पगला बादशाह कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया था। ऐसा जजिया कर भारत में सर्वप्रथम इंट्रोड्यूस किया था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक ना, लेकिन ब्राह्मण के ऊपर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक आपको लगाया था, ठीक ना। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में सही कथन की पहचान करना। आइए तो इसमें गलत छांट लीजिए पहले, तब तो बन जाएगा सही कथन। भारत के राज्य सर्प या नौकादौड़ के लिए प्रसिद्ध। देखिए चाहे सर्प नौकादौड़ बोले चाहे नौकादौड़ खाली बोले, नहीं देखते नाव पर चढ़ के बहुत मानी क्या होता है नीचे चलाता है, ऐसे पेचुआ मार कर, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, आगे बढ़ता है, तो उसको सर्प नौकादौड़ या उसको खाली नौकादौड़ बोलते हैं, सही बात है। वेलिंगटन ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी नौकादौड़ से संबंधित है, सही बात है। पोंगल केरल का उत्सव है, नहीं ये गलत है। देखिए ओनम है केरल का उत्सव, ओनम क्या है, ओके भाई साहब क्या है यहाँ के। अब पोंगल क्या है, पीटी उषा, ये पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का, ओके पीटी, ओके ओनम केरल का, आप पोंगल कहाँ का, तमिलनाडु का है। तो ये क्या है, गलत है, 3 गलत है। तो 3 जहाँ ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर आपका नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है कि 1 2 दोनों में है तो दोनों सही था ही। अब 1 2 4 देखिए सही कि नहीं। रोइंग एक ऐसा खेल जिसमें खिलाड़ी नदियों, झीलों या समुद्र में चप्पुओं का उपयोग करके नौका दौड़ करते हैं। देखिए जो नौका दौड़ प्रतियोगिता होता है उसी को बोलते हैं रोइंग खेल। क्या बोलते हैं उसको, रोइंग खेल बोलते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है, वहाँ पर नौका दौड़ नहीं दिया गया था, क्या दिया गया था, रोइंग दिया गया था। तो मतलब कि इसमें क्या है, ये भी आपको क्या है, सही है ना। वही चप्पू मतलब कि नीचे मारता है आगे बढ़ता है ना। चलिए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अब आइए डाउनलोड, डाउनलोड है बाबू, यहाँ डाउनलोड नहीं होगा, डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, सॉरी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का संबंध किससे, देखिए हमारे यहाँ क्या हुआ ना कि लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव से, लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव से, देखिए ऐसा 1813 के अधिनियम में बोला गया था कि 1 लाख रुपया क्या किया जाएगा भारत में शिक्षा पर खर्च किया जाएगा अंग्रेजी सरकार द्वारा, लेकिन बाद में 1833 का अधिनियम आया, ठीक ना। तो यहाँ पर लॉर्ड मैकाले के बोल सकते हैं अध्यक्षता में आपको एक कमेटी बना था, उसने बोला था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया जाए, ठीक ना। इसके माध्यम से इसका प्रयास क्या था कि कुछ भारतीयों को पढ़ा देंगे, ठीक ना, वो हमारे लिए कलर का काम करेगा, अब बाकी आम जनता को शिक्षा देने से कोई फायदा आपको नहीं है, ठीक ना। इसी को बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बोलते हैं, ठीक ना। तो यह बेसिकली संबंधित किससे, आपको शिक्षा से, क्या आपको संबंधित, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं चार्ल्स वुड के डिस्पैच को, ध्यान रखिएगा। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर आपको जैसे कि पता है कि अब विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, विद्युत मोटर करता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को मैकेनिकल इंजीनियर कन्वर्ट करता है। तो बोलता है विद्युत मीटर किस पर काम करता है, ठीक ना। तो विद्युत ऊर्जा उष्मा, विद्युत ऊर्जा पड़े तो नहीं, विद्युत उष्मा और ये सब गलत है। यहाँ आपको देखना फ्लेमिंग लेफ्ट है ना, फ्लेमिंग राइट है ना, यहाँ बेसिकली हम चेक करना चाह रहे थे। देखिए अगर जनरेटर बोलेगा, क्या बोलेगा, जनरेटर बोलेगा, विद्युत जनरेटर बोलेगा, तो ये क्या होता है, फ्लेमिंग का राइट हैंड का काम करता है, समझे ना, कि जनरेटर चालू करने के लिए राइट हैंड से इसको चालू करते हैं, है ना। तो ये जनरेटर राइट हैंड पर, और लेफ्ट हैंड पर क्या होता है, मोटर जो होता है क्या होता है आपको लेफ्ट हैंड पर, है ना। तो के एल एम जानते हैं, के एल एम पढ़ते हैं, ABCD में पढ़ते हैं के एल एम, तो एल के बाद क्या आता है एम आता है, तो लेफ्ट हैंड पर क्या होता है आपको मोटर काम करता है। मतलब कैसे याद करना तो पड़ेगा दोस्तों, ऐसे याद कर लीजिएगा। GR मतलब जनरेटर क्या आपको राइट हैंड पर काम करता है। तो फ्लेमिंग का क्या होता है, बाएं हाथ के नियम पर क्या काम करता है, विद्युत मोटर पर काम करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आज CPU मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कि CPU की गति जो होता है किससे मापते हैं। इसी को एक बार दिया गया तो क्वेश्चन की संघनन की गति, संगणक करके कुछ दे लेता है कि इसका गति किससे मापते हैं, तो क्या होता है गीगाहर्ट्ज, क्या होता है आपको गीगाहर्ट्ज में इसको मापा जाता है, ठीक ना। इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं, CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। अब देखिए एक मैथ क्वेश्चन पूछा गया है कि एक घनाकार बक्सा है, ये मान लीजिए समझिए घनाकार कि आपको बक्सा, इस तरह से बक्सा हो गया है ना, हालांकि चरखुट दिखाई दे रहा है, मतलब अति दिखाई दे रहा है, मतलब आयत, लेकिन ये समझिए कि घनाकार है, 3D में होगा। इसका बोलता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मतलब लंबाई L, चौड़ाई B, ब्रेड्थ मान लेते हैं, ऊंचाई H मान लेते हैं। इस सब का योग L + B + H कितना है, 20 सेंटीमीटर, मतलब कि L + B या प्लस क्या बोले H कितना है आपको 20 सेंटीमीटर है। और फिर बोलता है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब जो घनाभ है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलता है ये कितना है, 256 है। तब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते होंगे कि 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस क्या बोले चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। गड़बड़ा रहा है बाबू, गड़बड़ा रहा है, थोड़ा सा रुकिएगा। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्त कि 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस होता है चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस होता है ऊंचाई गुने लंबाई, बराबर कितना 256 आपको दिया गया है, ठीक है। तो बोलता है कि घनाकार बक्से के अंदर, ये बक्सा के अंदर बोलता है कोई छड़ी रख सकते हैं, उसका अधिकतम कितना लंबाई हो सकता है। तो मतलब यहाँ पर बेसिकली कि विकर्ण आपको ज्ञान निकालना है। आप जानते हैं कि घनाभ के विकर्ण बराबर कितना होता है, √L² + B² + H²। मतलब इस फार्मूला को यहाँ L² + B² + H² आपको निकालना पड़ेगा। तो L + B + H आपको दिया गया है, तो आप ये पढ़े होंगे। अगर इसको हम स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, समझिएगा L² प्लस क्या आ जाएगा B² + H² प्लस 2 × LB + BH + HL बराबर कितना है 200, अच्छा बराबर कितना हो जाएगा 20 × 400, इतना है ई हो जाएगा। मतलब इसको स्क्वायर कर देना है दोनों तरफ। अब देखिए क्या है कि आपको ई निकाल लेना है आपको। अच्छा इसका मान दिया गया ऑलरेडी, इसका मान कितना 256 दिया गया है, तो 256 कर देते हैं। अब इसको इधर लेकर के जाते हैं तो L² + B² + H² हम कर सकते हैं 400 - 256 कर सकते हैं। ऐसे घटाइए तो 144 आ जाएगा। मतलब कि ये इतना का मान 144 आ गया, लेकिन इसको अंदर रूट में लेकर चलिएगा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो मतलब क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बाकी हो सकता है अगर आप लोग कोई और ट्रिक जानते हो कि देखिए बता दें बाबू, क्या हम उतना ही बार आपको मैथ बता रहे हैं क्योंकि देखिए मैथ 2014 के बाद हम खुद पढ़े नहीं, ठीक ना। तो ये बेसिकली जो थोड़ा बहुत जो भी हमारा कंसेप्ट होगा आपको बताने का प्रयास आपको करते हैं, ठीक ना। बाकी मैथ वगैरह हमसे आप बेहतर जानते होंगे दोस्त। आगे चलिए
सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन क्या है? देखिए, मतलब बोल सकते हैं कि लैंड, एक मिनट रुकिए, इसको मिटा देते हैं बाबू। अच्छा, यहाँ पाइए, सर्वाधिक प्रचुरता वाला साधन क्या? देखिए, कोई चीज़ को बोल सकते हैं इकोनॉमी में क्या होता है कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप की आवश्यकता पड़ता है, ठीक ना। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। अब देखिए, लैंड के ज़मीन वगैरह की बात करते हैं, ज़मीन या प्राकृतिक संसाधन लैंड में आ जाता है। लेबर मतलब जो मजदूरी वाला काम कर रहा है वो लेबर हो गया, चाहे मानसिक काम करे चाहे शारीरिक काम करे, लेबर में आ जाएगा। कैपिटल मतलब जो पूंजी हो गया। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो उद्यमी जो अपना कंपनी वगैरह खोलेगा। अब भारत में बोलिए कि सर्वाधिक प्रचुरता में कौन है? तो हमारे यहाँ देखिए, लैंड का सीमा जानते हैं कि जनसंख्या हमारे यहाँ क्या है, विश्व का 17.5% 2011 के जनगणना के अनुसार। क्षेत्रफल कितना 2.42 है, मतलब हमारे कमी है, ज़मीन की बहुत कमी है, ठीक ना। और बाकी देखिए क्या है, लेबर की बात करते हैं, हमारे यहाँ लेबर काफ़ी ज़्यादा चीप लेबर है। हम जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या भी बन गए हैं, और हमारे यहाँ क्या है कि डेमोग्राफी डिविडेंड पर हम पहुँच गए हैं, मतलब हमारे यहाँ कार्यशील जनसंख्या सबसे अधिक है, ठीक ना। तो हमारे लेबर क्या है, सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन कौन हो गया? तो क्या हो जाएगा आपको, और हमारा हो जाएगा श्रम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अमीबा और पैरामीशियम किसके सदस्य हैं? तो अमीबा और पैरामीशियम वगैरह क्या आता है? प्रोटिस्टा ग्रुप में। कहा था आपको? प्रोटिस्टा ग्रुप में आपको आता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया दोस्त, ये भी क्या है, थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप ही है, मतलब मैथ ही है, इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा। बोलता है 3 संख्या PQR दिया गया है, ठीक है, दिया गया है 3 संख्या क्या है, एक तो दोस्त यहाँ पे एक तो क्या है P है, एक Q है, एक क्या है आपको R है, दिया गया है। अब बोलता है P का 30%, Q का 15% बराबर। देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा, जो कहेगा वो करते चलिएगा। तो बोलता है P का 30% बराबर, 30% बराबर क्या बोलता है, Q का 15% बोलता है। इसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं। 100 से 100 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब 15 से 2 कट आ जाएगा। तो अगर हम लिख सकते हैं, हाँ बाबू, P बराबर लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, सॉरी एक मिनट, हाँ, यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ 2P क्या लिखेंगे, 2P बराबर क्या लिख सकते हैं, Q, मतलब 2P बराबर हम यहाँ पर Q लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए एक इक्वेशन, यानी इसका काम है। अगला क्या है, Q का 20%, R के 10% के बराबर है। तो ऐसा करते हैं कि Q का क्या करते हैं, Q का 20% बराबर R का 10% के बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं बाबू। अब ऐसा करते हैं कि इसको क्या करते हैं, इससे हम काट देते हैं, कट जाएगा। अब आइए 10 दूनी 20 कट जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा 2Q बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। 2Q बराबर R हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि R P से कितना प्रतिशत अधिक है? तो R अब P में बोलता है संबंध कितना प्रतिशत अधिक है। तो R को हम P के टर्म में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो R बराबर 2Q दिया गया है। अच्छा, यहाँ Q बराबर देखिए क्या है, 2P दिया गया है, तो हम Q के जगह 2P रखते हैं। तो रखते हैं बाबू, 2 × 2Q कर देंगे। सॉरी एक मिनट रुकिए बाबू, गड़बड़ा। हाँ देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट दोस्त, R बराबर 2Q लिख सकते हैं। अब देखिए क्या है, 2Q का वैल्यू कितना था, यहाँ 2P था, 2P। तो मतलब क्या हो गया आपको, R बराबर कितना आ गया, 4P, 2 दूनी 4P। मतलब क्या है कि P और P बोलता है, और फिर बोलता है कि आपका R में बोलता है कि, हाँ बोलता है कि R जो है R जो है P से कितना प्रतिशत अधिक है। तो R को हम 4P कर दे तो कितना अधिक हो गया, मतलब कि 4P माइनस P इतना अधिक हो गया, मतलब कितना 3P अधिक हो गया। तो अधिक गुने 100 अब बटे किससे बोलता है, P से बोलता है, तो P नीचे कर देंगे, तो P से P कट जाएगा, 300% हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 300 क्या हो जाएगा प्रतिशत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्त, आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो 15 से विभाज्य है। मतलब 3 अंक की संख्या लेना है, सभी संख्या लेना है और सबका योग निकालना है जो 15 से विभाज्य है। तो अगर 15 से 3 अंक की संख्या था, 3 अंक की संख्या कितना, 100 से शुरू होगा, 100 से शुरू होगा, आज कहाँ तक चलेगा, 999 तक चलेगा, क्योंकि 1000 अगर कीजिएगा तो 4 अंक हो जाएगा, ठीक ना। तो 100 से 999 के बीच आपको क्या है, 15 से विभाज्य संख्या लेना है। तो अगर पहला संख्या लीजिएगा जो 100 बोल सकते हैं कि 100 से विभाज्य होगा, वो कितना हो सकता है, 15 सत्ते 75 से 105 हो सकता है, ठीक ना। उसके बाद 120 हो सकता है, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। यहाँ लीजिएगा तो कितना 990 हो सकता है, 990 यहाँ पर हो सकता है, जो 15 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सब का जोड़ना है, आज जोड़ के बताना है कितना आएगा, सब का सम ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि सम बराबर फार्मूला होता है सब का जोड़ने के लिए, क्या होता है कि n/2
इंटू पहला संख्या प्लस क्या होता है अंतिम संख्या, पहला संख्या माइनस अंतिम संख्या, ठीक है। एन क्या है कि नंबर ऑफ आपको टर्म कितना मतलब टोटल इसमें कितना टर्म है, कितना बार आएगा, 1 2 3 से गिनना है। तो एन तो पता नहीं है, तो एन बराबर आप जानते हैं, एन बराबर एक और फॉर्मूला क्या होता है, अब टी एन बराबर जानते होंगे, टी एन बराबर क्या जानते होंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब ई पहले क्या है कि आपको एन निकालना पड़ेगा, एन क्या निकालना पड़ेगा, और तब बोल सकते हैं कि यहाँ एन का वैल्यू रखेंगे तब क्या निकलेगा। तो पहले इसको निकालते हैं, निकालिए बाबू। टी एन मतलब क्या है, लास्ट टर्म होता है, तो हम ऐसा करते हैं 990। अब बराबर ए मतलब पहला टर्म होता है, तो ये पहला टर्म कितना 105 है, तो 105 कर लिए, प्लस एन माइनस यही तो एन हमको निकालना है, और डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस कितना है, तो समय 15 का डिफरेंस है, तो यहाँ करते हैं आपको 15 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इधर लेके आएंगे तो 990 और माइनस कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा बाबू, अब बराबर एन माइनस 1 इंटू हो जाएगा 15 हो जाएगा। अगर इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा, यह बच गया कितना 8 में से 0 गया 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 9 आ जाएगा, नहीं यहाँ आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा आपको 8 आ जाएगा, ठीक ना 8 आ जाएगा। तो मतलब कितना आ गया आपको 800 आ गया 85 आ गया, तो 885 बराबर एन माइनस 1 इंटू आ गया 15 आ गया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं एन माइनस 1 बराबर 885 आप बट्टे 15 कर सकते हैं, तो इसको काटिए बाबू, 15 पचे 75, 75 और 13, 15 9 35 59, क्या कर जाएगा 59 मतलब क्या हो जाएगा कट जाए, 59 कट जाए, तो एन माइनस 1 बराबर 59 आ गया। तो एन बराबर कितना आ जाएगा, एन बराबर आ जाएगा 59 प्लस 1 60, मतलब कि यहाँ 105 से 990 तक आने में टोटल टर्म कितना हुआ है, टोटल टर्म आपको कितना हुआ है 60 हुआ है। तो यहाँ आइए बना दीजिए अब n/2 मतलब 60/2 करेंगे बबुआ। अब फिर क्या करेंगे, ए कितना है 105, पहला टर्म 105 है, लास्ट टर्म 990 प्लस 990 करेंगे, तो 2 से कट जाएगा, 30 गुणे ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 9 1 10, 1095 कितना है 1095 आपका आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 295 के फिर गुना कीजिएगा, तब पंक्ति आई कितना आ जाएगा बाबू, एक मिनट रुकिए, पंक्ति आई कितना आ जाएगा, पंक्ति आई 15 आ जाएगा, 9 3 27 1 28 आ जाएगा, और दत्ती आई 30 और 2 कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक है ना, एक जीरो यहाँ पर, तब 32,800 क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, 63 क्या हो जाएगा 32,850 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इससे अगर आपको आसान तरीका आप जानते होंगे तो खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा वो मैथ बाबू, ठीक है ना। चलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया मुगल चित्रकला के बारे में। मुगल चित्रकला से संबंधित कौन सा कथन आपको सही है। आइए, बाबर के दरबार में बिजहाद नामक चित्रकार रहता था जिसे पूर्व का राफेल कहते थे, बिल्कुल सही बात। देखिए समझिए, ऐसे कहा जाता है कि मुगल चित्रकला का शुरुआत बाबर के समय से ही हो गया था, लेकिन एक बोल सकते हैं कि सही रूप दिया गया आपको हुमायूं द्वारा। अब बाद में क्या है कि जहांगीर के शासनकाल में पहले बाबर के शासनकाल में चित्रकला का शुरुआत हो गया था, लेकिन थोड़ा सा और बेहतर रूप दिया गया हुमायूं के शासनकाल में। अकबर के शासन जब आया तो चित्रकला विभाग बनाया गया। आज जहांगीर के शासनकाल में आएगा चित्रकला सबसे उच्च कोटि पर पहुंच गया, चित्रकला का स्वर्णकाल हो गया। जहांगीर खुद बोलता था कि जो चित्रकला का शत्रु है वो मेरा शत्रु है। प्लस क्या कि जहांगीर का नाम क्या था कि कोई मुंह बनाया कोई हाथ बनाया फिर भी हम क्या करेंगे पहचान जाएंगे, ठीक ना, ये हो गया। और एक और क्या है कि मुगल चित्रकारी में एक हमजनामा ये CDS का एग्जाम हम 2016 में या 15 में क्वेश्चन पूछा गया था। हमजनामा का संबंध क्या है मुगल चित्रकारी से। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। बाबर के दरबार में बिजहाद नामक चित्रकार रहता था जिसे पूर्व का राफेल कहता था, बिल्कुल सही बात है, ठीक ना। अकबर ने अब्दुल समद के नेतृत्व में अलग चित्रकला विभाग बनाया था, ये सही है। अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार अब्दुल समद, दसावन और बसावन। ये क्वेश्चन बड़ी पूछता है कि दसावन और बसावन किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में, सही बात है। जो चित्रकला का शत्रु है वो मेरा भी शत्रु है, यह कथन जहांगीर का था, सही बात है। जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर उलूस, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको एग्जाम में। उस्ताद मंसूर को नादिर उलूस को उपाधि दिया गया था और अब्बुल हसन को नादिर उज्जमा की उपाधि दिया गया था। दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह भी क्या है सही है। हमजनामा का संबंध मुगल चित्रकारी से, ये भी सही है। इसमें सारा का सारा स्टेटमेंट क्या हम सही सेट किए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा सब सही। फिर से बोलते हैं इतना जो लंबा चौड़ा क्वेश्चन है आपको नहीं पूछेगा। चलिए आगे,
सही कथन की पहचान कीजिए। बोलता है कि भारत में, बोलता है तटीय राज्य की संख्या कितना है, 9 है। बिल्कुल सही बात है। 5 गो इस साइड है, 4 गो इस साइड में, ठीक ना। सभी तटीय राज्यों में सबसे लंबी तट रेखा गुजरात का है। यहाँ गुजरात जो है सबसे क्या लंबा तट रेखा है, बात सही है। और यहाँ आंध्र प्रदेश है। दक्षिण भारत में सबसे लंबा तट रेखा आंध्र प्रदेश का है। ओवरऑल भारत में पूछेगा तो पहला स्थान पर ये है, दूसरा पर कौन है आपको, आंध्र प्रदेश है। और दक्षिण भारत में सबसे लंबा बोलेगा तो आंध्र प्रदेश ही है। चलिए ठीक है। दक्षिण भारत का वह राज्य जिसका तट रेखा दक्षिण भारत में सबसे लंबा है, आंध्र प्रदेश है। सही बात है, ठीक ना। आइए, पूर्वी घाट में स्थित तटीय राज्य कौन है? पूर्वी घाट में स्थित तटीय राज्य है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। देखिए यहाँ पर बाबू क्या है, पश्चिम बंगाल है, सही बात है। यहाँ पर उड़ीसा है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर क्या है, तमिलनाडु है। केरल तो पश्चिम घाट में हो जाएगा ना, केरल क्या हो जाएगा, पश्चिम घाट में हो जाएगा। कर्नाटक हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि केरल क्या है, पश्चिमी घाट पे, पूर्वी घाट पर आपको नहीं है। यहाँ पूर्वी घाट में दिया गया है, तो क्या गलत है। तो इसमें क्या होगा कि आपको पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन सही होगा, 3 सही है, ये गलत है। इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा गया केवल 1 कथन सही है, नहीं। केवल 2 कथन सही है, नहीं। केवल 3 कथन सही है, हाँ। केवल क्या है, 3 कथन सही है, ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के क्रांति के क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता का मिलान सही आपको नहीं है। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, नेतृत्व कर रहे थे 1857 क्रांति में, सही बात है। मेरठ से देवी सिंह, सही बात है। संबलपुर से सुरेंद्र शाह, सही बात है। इलाहाबाद से कौन थे, लियाकत अली। क्या थे, लियाकत अली। लियाकत अली कहाँ से थे, इलाहाबाद से थे, ठीक ना। अब पीर अली कहाँ से था, पटना से। पीर अली पार्क भी गांधी मैदान के बगल में देखेंगे, पटना से थे, ठीक ना। और जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। तो इलाहाबाद से तात्या टोपे। तात्या टोपे कहाँ थे, कानपुर से थे। नाना साहब भी कानपुर से थे। और साथ ही कहाँ थे, ग्वालियर। कहाँ थे आपको, ग्वालियर से थे। मतलब यहाँ तात्या टोपे इलाहाबाद से आपको नहीं थे, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी आंसर। इनमें से किसमें न्यूट्रॉन आपको नहीं पाया जाता? देखिए ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक ना। तो ऑक्सीजन में क्या होता है, 8 होता है, यहाँ पर 16 होता है, ठीक ना। आई घटाइएगा तो क्या निकलता है आपको, न्यूट्रॉन की संख्या निकलता है। मतलब यहाँ पर परमाणु संख्या होता है, ऊपर परमाणु द्रव्यमान होता है, तो यहाँ पर तो न्यूट्रॉन होगा, 8 हो जाएगा न्यूट्रॉन। अगर नाइट्रोजन के लीजिएगा तो यहाँ पर क्या होता है, 7 होता है, यहाँ पर 14 अगर लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर भी 7 को न्यूट्रॉन दिखाई आपको दे रहा है। तांबा की बात करते हैं, अभी क्या तो कॉपर, यहाँ पर भी न्यूट्रॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन में कहा था न्यूट्रॉन आपको नहीं पाया जाता है ऐसा नॉर्मल में। लेकिन हाइड्रोजन के जब समस्थानिक लीजिएगा, एक होता है क्या, प्रोटियम होता है, प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटियम होता है, ट्राइटियम होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर एक एक सबके परमाणु संख्या 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या परमाणु द्रव्यमान 1 2 3 होता है। तो यहाँ प्रोटियम में तो क्या होता है, घटा दीजिएगा तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर कोई समस्थानिक नहीं होगा। लेकिन ड्यूटेरियम में 1 समस्थानिक पाया जाएगा, 3 में से एक जाएगा। यहाँ पर ट्राइटियम में 2 समस्थानिक पाया जाता है। तो मतलब कि हाइड्रोजन में ऐसा समस्थानिक नहीं पाया जाता, लेकिन हाइड्रोजन में ऐसा न्यूट्रॉन आपको नहीं पाया जाता। लेकिन अगर यही पूछेगा इसे समस्थानिक में, तो समस्थानिक न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है मैथ का। एक दूध का व्यापारी 50 लीटर दूध 50 प्रति लीटर के दर से 30 लीटर दूध खरीदता है और उसे 20 लीटर पानी मिलाता है। बाहर बहादुर, अब पानी फ्री में मिल रहा है ना, और वह इस मिश्रण को 48 रुपये प्रति लीटर बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? मतलब क्या है कि 50 रुपये दूध है, 30 लीटर लेकर के आया, तब 75 150 उसका क्या हो गया आपको, टोटल क्या हो गया, खरीदारी। ये क्या हो गया आपको, क्रय मूल्य कितना हो गया, इतना हो गया। अब आगे बोलता है कि इसमें 20 लीटर पानी मिलाता है। तो चलिए 30 + 20 कितना हो गया, 50 लीटर। मतलब 50 लीटर क्या बना दिया, ये दूध बना दिया चिलवा। उसके बाद बोलता है कि इसको 48 रुपये का किया, बेच दिया, है ना। तो आइए, तो 8 × 5 कितना हो गया, 8 × 5 40, 8 × 40, और 5 के 20 4 कितना, 240, 24 हो गया। मतलब कि बेचा कितना में, 2400 रुपये में टोटल बेच दिया, और खरीदा था 1500 में। तो इसको फायदा ना हो गया जी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य फायदा। तो फायदा कितना हो गया, 2400 में से 1500 घटाइएगा तो 900 क्या हो गया, फायदा। तो 900 × 100 और बटे क्या हो गया, क्रय मूल्य कितना है, 1500, यही हो जाएगा। 200 से हुआ, 200 खत्म हो गया। अब 15 × 6 = 90, 60%। आंसर हो जाएगा आपको 60% क्या हो गया, फायदा हो गया, है ना। चलिए, समाज शास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो देखिए अगस्ट कॉम्टे ने समाज शास्त्र मतलब सोशियोलॉजी बात करते हैं, सोशियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और अगस्त कॉम्टे को ही समाज शास्त्र का पिता बोलते हैं या समाज शास्त्र का जनक बोलते हैं, ठीक ना। लेकिन यही पूछेगा वैज्ञानिक समाजवाद का पिता किसे बोलते हैं? तो कार्ल मार्क्स किसे बोलते हैं? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। दुनिया के मजदूरी खो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा जहां है,
कार्ल मार्क्स कहे थे। दास कैपिटल की बात करते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स लिखे थे। कहाँ के थे आपको? जर्मनी के थे। बड़ी क्वेश्चन पूछता है कार्ल मार्क्स के बारे में, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का बोलता है प्राइमरी कार्य आपको नहीं है? देखिए, जो पहले क्या था कि आपको बोल सकते हैं बार्टर सिस्टम था। उसके बाद क्या था कि आलू के बदले गेहूँ लीजिए, नहीं तो गाँव में होता कि चावल से देता है, सब्जी देता है, या चावल से आइसक्रीम देता है, गेहूँ से आइसक्रीम देता है। ये सब क्या बार्टर सिस्टम था, वस्तु के बदले वस्तु विनिमय प्रणाली। उसमें समस्या आ रहा था। तब क्या आया? मुद्रा का खोज हुआ। तब मुद्रा का मेन प्राइमरी उद्देश्य क्या था कि यह विनिमय का क्या बन जाएगा आपको? माध्यम, एक्सचेंज का माध्यम बन जाएगा। प्लस के मुद्रा के आधार पर कोई चीज़ का माप कर सकते हैं, रुपया क्या है कर सकते हैं, और प्लस मूल्य का संचय भी इसके माध्यम से कर सकते हैं। रोजगार सृजन क्या है कि मुद्रा का प्राइमरी कार्य नहीं है। हाँ, मुद्रा रोजगार अगर सृजन होगा तो मुद्रा बोल सकते हैं आपको मिलेगा, लेकिन रोजगार सृजन मुद्रा का प्राइमरी फंक्शन आपको नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। आइए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कसाभिका, जिसको फ्लैजेला या बाल बोलते हैं, बाल जैसी संरचना होती है, निम्नलिखित में से किस जीव के गति के अंग के रूप में कार्य करता है? देखिए, जो आपका जीवाणु होता है ना, जीवाणु में क्या होता है? इस तरह से होता है, इस तरह से आकार होता है, इस तरह से बाल जैसा संरचना होता है। इसके माध्यम से क्या होता है? जीवाणु आगे बढ़ता है। इसी को कसाभिका बोलते हैं, ऐसी को बोलते हैं फ्लैजेला बोलते हैं। इसके माध्यम से क्या जीवाणु आगे गति करता है। अमीबा की अगर बात करें, अमीबा किससे गति करता है? तो अमीबा में क्या होता है? सिंगल सेल होता है। बेसिकली अमीबा क्या होता है? सिंगल सेल होता है। तो इसमें क्या होता है? क्या लिखेंगे? स्यूडोपोडिया बोलते हैं, इसको झूठा पैर बोलते हैं। तो स्यूडोपोडिया के माध्यम से क्या होता है? आपको गति करता है अमीबा, है ना। और पैरामीशियम की बात करते हैं तो है ना, सिलिया के माध्यम से, क्या सिलिया का ये क्या होता है? सिलिया के माध्यम से गति करता है। विषाणु क्या होता है? आपको जनरली क्या होता है? निर्जीव। चलिए देखिए, जीव में रहेगा तो सजीव के रूप में रहेगा, और बाहरी रहेगा तो निर्जीव के रूप में रहेगा। तो ये क्या होता है? आगे गति अपने से खुद से नहीं करता है। तो पैरामीशियम क्या होता है? सिलिया से। भुलाइएगा तो देखिए, पैरामीशियम में सी आ रहा है, तो सिलिया से पैरामीशियम गति करता है। जीवाणु फ्लैजेला से करता है। अमीबा क्या होता है? स्यूडोपोडिया से करता है। ठीक है, चलिए। भारत में बोलता है जाति व्यवस्था का आधार आपको क्या है? देखिए, जाति व्यवस्था मतलब कास्ट सिस्टम किस पर बेस्ड है? मतलब कि जौन कास्ट में आप जन्म ले लिए वही आपका जात रहेगा। यादव जन्म ले तो यादव रहिएगा, कुर्मी जन्म तो कुर्मी, पंडित जी के यहाँ तो पंडित जी रहिएगा, भूमिहार के यहाँ तो भूमिहार रहिएगा। मतलब कि यह क्या है? कितनों शिक्षा ग्रहण कर लीजिएगा तो आपका जात बदले वाला नहीं है ना। तो यह क्या आपको जन्म इसके आधार पर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और भारत में यह यूनिक फीचर है। ठीक है ना। जाति व्यवस्था के माध्यम से क्या है कि जाति व्यवस्था के माध्यम से क्या है कि भोजन करने की व्यवस्था अलग होता है। ऊंच वर्ग को ज़्यादा बोल सकते हैं कि सुविधा होता है, नीच वर्ग को कम सुविधा होता है। बहुत तरह की व्यवस्था किया रहता है। आगे चलिए, एक करेंट अफेयर है, द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास, इसको बोलते हैं इनी कोच कर नाम है। इसमें मेजबान कौन है? मेजबान मतलब है कि कहाँ मेजबान? देखिए, एक होता है मेहमान मतलब हित नाता, जो आपके यहाँ आएगा। तो ये बेसिकली जो इसका मतलब आयोजन करेगा उसको मेजबान बोलते हैं। तो मेजबान कौन किया था? वो ग्रीस। कौन किया था आपको? यह ग्रीस देश क्या किया था? इसका मेजबानी कर रहा था। अब भारत में इसमें शामिल हुआ था। ठीक ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? मेजबान बोल रहा है तो मेजबान हो जाएगा ग्रीस हो जाएगा। कारकोट राजवंश एवं लोहार राजवंश के बारे में बोलता है कि निम्नलिखित में से किसके इतिहास जुड़ा हुआ है? तो कारकोट वंश और लोहार वंश का संबंध क्या है? जम्मू कश्मीर के इतिहास से। जम्मू कश्मीर में दोनों वंश ने क्या किया है? शासन किया है। अगर कारकोट वंश के देखिएगा तो दुर्लभ वर्धन का आपने नाम सुना होगा, दुर्लभ वर्धन। तो दुर्लभ वर्धन ने इसका क्या था? स्थापना किया था। ठीक ना। अगर वही बोलिएगा लोहार वंश तो संग्राम राज के नाम सुना, संग्राम राज, है ना। तो लोहार वंश से थे। आगे चलिएगा, तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। बिहार में था कर्नाट वंश। क्या था आपको? कर्नाट वंश। कारकोटा नहीं, कर्नाट वंश था बिहार में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मुख्य रूप से मिसमी हिल्स है? मिसमी की बात करते हैं, डाफला की बात करते हैं, सब क्या है? अरुणाचल प्रदेश में। का अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का बोलता है कि विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ था? तो आपको यही पता है कि सिंध जो यहाँ अगर भारत है, यहाँ पर क्या आपको सिंध था, यहाँ पंजाब था। ठीक ना। तो सिंध का विलय पता है कि 1847 में हुआ था। 1849 में पंजाब का विलय ब्रिटिश भारत में हुआ था। तो यह जो चार्ल्स नेपियर द्वारा किया गया था, लेकिन यह बोल सकते हैं कि उसमें गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था लॉर्ड एलन बरो था। ठीक है। 1849 में जब आपको मिलाया गया था तो आपको पता है कि 1848 से 56 तक आपका लॉर्ड लॉजी था। तो उसके शासनकाल में क्या था कि पंजाब को अधिग्रहण किया गया था। ठीक ना। तो अगर मान लेते कि आपको नहीं पता रहता तो क्या करते हैं?
जैसे लॉर्ड डलहौजी पता है क्या कि 1848 से 56 तक ही आपको रहा था भारत में मोटा मोटी, ठीक है ना। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करते हैं, आप जानते हैं माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बात करते हैं 1919 के आसपास ही होगा, ठीक ना। लॉर्ड हेस्टिंग, एक है वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, ठीक ना। ये क्या है कि आपको बंगाल पर कब्जा करने के बाद ही आ गया था कुछ समय के बाद, लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग की बात करते 1813 से आपको 23 के आसपास था, ठीक ना। तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो बच गया कौन, लॉर्ड एलनबर, तो यही हो जाएगा। ऐसे ही 1842 से 44 के आसपास आपको ये रहा था आपको वायसराय भारत में, ठीक ना। तो ये हो जाएगा चार्ल्स नेपियर हो जाएगा। अधिग्रहण किया था किसके शासनकाल में, लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में किया गया था। चलिए आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो। कार्बन नैनो ट्यूब किसके द्वारा खोज किया गया था बाबू, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, कार्बन नैनो ट्यूब से बड़े क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल। तो यह क्या है कि आपको खोज किया गया है सुमियो लिजिमा द्वारा, सुमियो लिजिमा द्वारा खोज किया गया है कार्बन नैनो ट्यूब का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 4 दिवसीय स्कूल चले हम अभियान का शुरुआत किया गया है। तो ये बोलिए कहाँ पर स्कूल चले के शुरुआत करने की आवश्यकता पड़ रहा होगा बाबू, जो क्या है बोल सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा पिछड़ा टाइप का होगा, ठीक ना। ऐसे यहाँ पे आंसर क्या है, मध्य प्रदेश है, करंट में रटना भी पड़ेगा दोस्त। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस जिले में पहला सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो यह कहाँ किया, यह किया कोरबा में, कहाँ, कोरबा में किया। द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीज विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, बोलता है कि मनी मल्टीप्लायर एक इकोनॉमी में इंक्रीज कैसे करेगा। देखिए मनी मल्टीप्लायर मतलब क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम से अगर 1 रुपया निकलता है, जितना हाथ में बढ़ते जाएगा उतना ही मनी मल्टीप्लाई क्या होगा, बढ़ते जाएगा, मतलब मनी मल्टीप्लाई क्या होगा, होते जाएगा। मतलब पहले तो क्या है, बैंकिंग सिस्टम से संबंधित है। अब प्लस के बैंकिंग सिस्टम से अगर 1 रुपया निकलता है, बाकी जितना वो हैंड क्या करेगा, बदलेगा, उसी को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। तो पहले तो क्या आपको जितना बैंक में अकाउंट होगा उतना ही क्या होगा, बैंक से अगर पैसा निकालते चलते हैं और उतना ही क्या है कि आप अलग अलग आपका पैसा आगे बढ़ता जाता है, तो उतना ही मनी मल्टीप्लायर आपको होगा। ताइए इनक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, अब समझिए क्या होता है कैश रिजर्व रेशियो, क्या होता है ना, समझाते हैं। ये बैंक हो गया, तो बैंक में जितना पैसा जमा किया जाता है ना, उसका कुछ परसेंटेज क्या होता है कि आरबीआई के पास रखना होता है बैंक को, वो पैसा लगा नहीं सकता है। तो समझने के लिए बाबू बता रहे हैं कि पहले क्या था कि 100 रुपया इसके पास जमा हुआ, 4 रुपया इसके पास क्या था, आपको आरबीआई के पास रखना था, तो देने के लिए कितना था, 96 रुपया देने के लिए था, ठीक है। अगला क्या है, बोलता है कि इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, अब बोलता है कि 4 की जगह इसको 10 कर दिया है, कि 10 क्या करना है आपको रखना है, मतलब 10 रखना है, तो 10 रख दिया, देने कितना बच गया आपको, 90 बच गया। तो अब क्या कि पहले 96 रुपया मार्केट में लगा रहा था, 90 रुपया लगा रहा है, तो बोले कौन ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा, 96 वाला ज़्यादा ना मनी मल्टीप्लायर क्रिएट करेगा। मतलब ये हो गया, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि मनी मल्टीप्लायर बराबर होता है 1 बटे क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है। मतलब कैश रिजर्व रेशियो अगर बढ़ाइएगा बाबू ना, तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, घटेगा, उल्टा संबंध है। मतलब ये वाली आंसर आपको नहीं होगा। आ गया ये इनक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ पॉपुलेशन। हाँ, अगर बैंकिंग हैबिट पॉपुलेशन क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो सकता है। इंक्रीज इन स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये भी क्या है, कैश रिजर्व रेशियो के जैसा ही क्या होता है कि एसएलआर होता है, ये भी सेम तरह से काम करता है कि कुछ पैसा क्या होता है कि आपको बैंक के पास अपने पास ही रखना हो तो उसको लगा नहीं सकता। तो जब अपने पास और ज़्यादा मात्रा में पैसा रखेगा तो बाहर तो देने के लिए कमी रहेगा, तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, आपको घटेगा। ये आंसर नहीं होगा। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री का पॉपुलेशन बढ़ा दिए, आप बैंक में अकाउंटें वगैरह नहीं है, बैंक से कुछ लेने देना नहीं है, ठीक ना। तो ये जरूरी नहीं, देखिए हो सकता है कि पॉपुलेशन बढ़ने से क्या है कि हाथ में मैक्सिमम पैसा जैसे चेंज करेगा, मनी मल्टीप्लाई बढ़ेगा, लेकिन क्या खाली अगर पॉपुलेशन बढ़ गया बैंक से कोई संबंध नहीं है तो होगा, नहीं होगा। तो सब तक दोनों डी भी है, बी भी आंसर लग रहा होगा, लेकिन सबसे अच्छा होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ पॉपुलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलिए, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय समझौता के तहत बोला किया गया था। अब समझिए, दो चीज़ यहाँ समझाते हैं। एक होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, एक होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, देखिए दोनों का मुख्यालय की बात करें जिनेवा में है, सॉरी दी हेग में, नीदरलैंड का यहाँ दी हेग में, दोनों का क्या आपको मुख्यालय है। लेकिन देखिए ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बोलते हैं, ठीक ना। इसका स्थापना 1945 में किया गया था, 1945 में किया गया था। 46 से 1946 से काम करना आपको शुरू कर दिया। भारत भी इसका क्या आपको मेंबर है। 2 राष्ट्र के बीच जब लड़ाई होता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही जाया आपको जाता है, यहाँ तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करते हैं।
तो इसकी स्थापना अगर बात करते हैं तो सर्वप्रथम क्या है कि 1998 में एक मीटिंग बुलाया गया था। 1998 में मीटिंग कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बनाएंगे, ठीक ना। और उसके बाद क्या हुआ, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, रोम संधि। क्या बोलते हैं, रोम संधि बोलिए, रोम समिति बोलिए, जो बोलना है जो बोलिए, उसके माध्यम से का स्थापना किया गया। और फाइनली स्थापना कब होता है, तो स्थापना होता है आपको 2002 में इसका स्थापना होता है, ठीक ना। इसका 2002 में क्या होता है, स्थापना होता है। काम स्थापना 1998 में कर दिया गया, लेकिन काम अब क्या 2002 से क्या क्या शुरू किया, ठीक ना। तो अब देखिए भारत इसका मेंबर नहीं है, इसको ऐसे याद कीजिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, ऐसे समझना है। तो ये बेसिकली क्या है कि ये क्रिकेट वाला ऐसे समझना कि ये क्रिकेट वाला चीज़ है, इस न्यायालय वाला नहीं चीज़ है, तो क्रिकेट वाला है, तो मतलब कि भारत इसका मेंबर आपको नहीं, मतलब देखिए एक तरीका ICC में तो भारत मेंबर ही है, लेकिन इसकी बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भारत आपका मेंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाकी अब जैसे याद करना याद कर लीजिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय वही हो गया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा किया गया, बताइएगा क्या हो जाएगा आपको, रोम संधि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए बबुआ, कंडियप्पा। कंडियप्पा एक पारंपरिक आदिवासी हस्तशिल्प है जो किस भारतीय राज्य को हाल ही में इसके लिए GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग आपको दिया गया है, ठीक ना। तो यह कहाँ के है, आपको केरल के। रट लीजिए बाबू, क्या है करंट अफेयर, क्या आपको केरल के है। असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य, असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य ये अभी चर्चा में था। बेसिकली क्या है कि देखिए भारत है, यहाँ अरावली पहाड़ी, यहाँ पर क्या है कि आपको ये अरावली पहाड़ी पे क्या है, क्या इसको स्थापित किया गया है, मतलब वहाँ पर स्थित है। यहाँ पर कुछ चल रहा था कि इसके ऊपर कुछ चीज़ स्थापित किया जाएगा, मतलब दूरबीन टाइप कुछ चल रहा था जिसका नज़र रखा जा सकता है। तो यहाँ असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य पूछेगा तो कहाँ पर है, तो कहाँ, अरावली पहाड़ी पर। अरावली पहाड़ी बोल सकते हैं क्या कि आपको राजस्थान से लेकर आपको फैला हुआ कहाँ तक, दिल्ली तक फैला हुआ है। और ये क्या है, पुराना पर्वत श्रृंखला के आपको एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा सब ऊंचा शिखर क्या है, गुरु शिखर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बोलता है सही है, देखिए कौन सही है। खेड़ा के युद्ध 1707 में हुआ था, सही बात है। साहू और ताराबाई के बीच ये मराठा उत्तराधिकार का युद्ध था, ताराबाई इसमें हार गई थी, साहू जीत गया था, जिसमें साहू जीता था, बिल्कुल सही बात है। पेशवा के सहयोग से ही जीत गया था। आगे चलिए, शंकर खेड़ा की लड़ाई 1724 में हुआ था, 11 अक्टूबर आप याद कर लीजिएगा, इसे 1724 में हुआ था। इस लड़ाई में निजाम उल मुल्क ने दक्कन के सरदार मुबारिज खान को हराया था। ये बेसिकली क्या मुगल बादशाह था। देखिए यहाँ पर क्या हो गया समझिएगा, यहाँ पर क्या दक्कन नीचे वाला को बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या था कि मुगल सरदार था, उसका नाम था मुबारिज खान। आई एरिया की बात करते हैं, यहाँ पर क्या था, हैदराबाद, यहाँ पर निजाम का शासन था, तो निजाम ने क्या किया, इसको हरा दिया, दिक्कत नहीं, ठीक है। 1724 में हुआ था। फिर हुआ पाल खेड़ा का युद्ध हुआ 1728 में हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ, मराठा साम्राज्य बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम की लड़ाई हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हैदराबाद के निजाम को पेशवा का किया, हरा दिया। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है, इस युद्ध में निजाम ने बाजीराव को हरा दिया था, नहीं गलत है, क्या था गलत है, बाजीराव ने निजाम को हरा दिया था। तो मतलब यहाँ पर क्या है, 3 नंबर गलत है, तो ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, आंसर 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी याद कर लीजिए वो क्या, खेड़ा का युद्ध, फिर क्या बोले शंकर खेड़ा का युद्ध, और फिर क्या बोले पाल खेड़ा का युद्ध, है ना। खसपा याद कर लो, खसपा, खांसी हो गया है पप्पा, खांसी हो गया है पप्पा, मैंने खेड़ा का पहले युद्ध हुआ 1707 में, फिर शंकर खेड़ा का हुआ 1724 में, अब पाल खेड़ा का हुआ आपको 1728 में हुआ, है ना। बाकी फरवरी तरवरी हम आपसे चेक करना नहीं चाह रहे थे, हम आपसे ही चेक करना चाह रहे थे, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बाकी अब रट लीजिएगा। बोलता है कि पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व वर्षा क्या बोलते हैं। देखिए मानसून हमारे यहाँ जानते हैं कि जून महीने में प्रवेश करता है, लेकिन उसके पहले क्या होता है कि हमारे यहाँ जो मानसून के पहले जो बरसात होता है उसको अलग अलग एरिया अलग नाम से जानते हैं। देखिए अगर बंगाल में होगा तो उसको काल बैसाखी बोलते हैं, अब पूरा पूर्वी भारत में बंगाल बिहार उड़ीसा में उसको नार्वेस्टर बोलते हैं, तो काल बैसाखी नार्वेस्टर हो जाएगा, सही बात है, पश्चिम बंगाल में। और देखिए असम में होगा उसको बोलते हैं, आपको बोलते हैं टी सावर, क्या बोलते हैं, टी सावर, चाय वर्षा बोलते हैं। और वही अगर बोलिए कर्नाटक में तो उसको बोलते हैं चेरी ब्लास्म या कॉफ़ी वर्षा उसे कहा जाता है, ठीक है ना। केरला में उसको मैंगो सावर बोलते हैं। तो पश्चिम बंगाल में क्या हो जाएगा, मानसून पूर्व वर्षा, काल बैसाखी या नार्वेस्टर हो जाएगा। गांधी ने समझौता 5 मार्च 1931 हुआ था, सही बात है, किसके प्रयास से हुआ था, तो गांधी ने समझौता जो हुआ था आपको तेज बहादुर सप्रू के क्या था, प्रयास से हुआ था, गांधी इरविन समझौता आपको हुआ था, ठीक है, महात्मा गांधी और उसमें लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। इसके बाद यह तय किया गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा महात्मा गांधी द्वारा। अब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने आपको जाएंगे और गए भी थे, ठीक है। इसमें भगत सिंह की फांसी सजा
माफ़ नहीं किया गया था इस समझौता में। अब प्लस क्या है कि पुलिस जाति की माफ़ नहीं किया जाएगा, बाकी महात्मा गांधी की बात को मान लिया गया था। गलत कथन की पहचान करने कीजिए बाबू। जगोटा क्या होता है? जकोटा त्रिभुज या त्रिकोण की उत्पत्ति जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के अक्षर से मिलकर बना है। सही बात है। मतलब जगोटा त्रिभुज में क्या है कि जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया लेकिन वहाँ पर ऑप्शन ही गलती दिया गया था आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में, तो अभी याद कर लीजिएगा। अच्छा, स्वर्णिम त्रिकोण की बात करते हैं। देखिए ये भारत की साइड में बात करते हैं, इस साइड में, ठीक है। यहाँ पर क्या है? लाओस, थाईलैंड और क्या हो गया आपको? म्यांमार हो गया। ल थम बबुआ अफीम, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार, इसको बोलते हैं स्वर्णिम त्रिकोण बोलते हैं। आई एरिया से क्या होता है हमारे यहाँ अफीम का क्या कहता है, नॉर्थ ईस्ट में क्या कहता है, प्रवेश कराया जाता है। आई साइड में किसको इस साइड में बोलते हैं? गोल्डन क्रेसिडेंट बोलते हैं, गोल्डन क्रेसिडेंट बोलते हैं, ठीक ना। अफगानिस्तान, इसको पाई याद करना है, पाई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ठीक ना। तो ये गोल्डन क्रेसिडेंट में क्या अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान आता है। सही बात, ये भी अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बरमुडा ट्रिंगल की आप नाम सुना होगा, ये क्या होता है? अटलांटिक महासागर में है, लेकिन ये दक्षिणी में नहीं है, क्या है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ है? सार्गेसो सागर की बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। तो ये क्या है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है बरमुडा ट्रिंगल, ठीक ना। ये क्या गलती दिया गया है, दक्षिणी में नहीं है। इसके पास क्या है? काफ़ी ज़्यादा आपको बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक पावर है, इस कारण से लोहा कोई भी चीज़ आता है उसको अपनी ओर खींच लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अनुक्रिया दर, मतलब कोई रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन के रेट को कौन प्रभाव आपको नहीं डालता? देखिए कैटेलिस्ट क्या करता है कि अगर रिएक्शन को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, ठीक ना। तो ये अगर रिएक्शन को बढ़ाएगा तो पॉजिटिव कैटेलिस्ट, रिएक्शन को घटाएगा तो नेगेटिव कैटेलिस्ट। सांद्रता की बात करते हैं, मतलब ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो कण नज़दीक हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या होता है? रिएक्शन बढ़ जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वहाँ पर भी क्या होता है? रिएक्शन का रेट क्या होता है? बढ़ जाता है। एंथैल्पी में परिवर्तन से रिएक्शन पर कोई प्रभाव आपको नहीं पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा माउंट मरापी किस देश में? यहाँ पर ज्वालामुखी वगैरह हमेशा आते रहता है, ठीक ना। यह क्या? इंडोनेशिया में है। अब आइए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि AMPS 0.25 दिया गया है, तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगा? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा गया। देखिए सर्वप्रथम बात करते हैं AMPS का मतलब क्या होता है, ठीक ना। तो AMPS का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है? मल्टीप्लायर बराबर, अगर देखिए मल्टीप्लायर बराबर होता है 1/MPS होता है, 1/MPS होता है। फार्मूला होता है मल्टीप्लायर बराबर है 1/ क्या होता है? MPS होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है। तो इसका 1/ आपको MPS दिया गया ऑलरेडी, कितना है? 0.25, 0.25 है। तो पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ 100 से गुना कर देते हैं, तो 25 चौकी क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, तो 4 आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित क्या है कि बिहार दुर्गा मेले एक बार क्वेश्चन पूछा गया, इसी कारण से क्वेश्चन को हम सेट कर दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आंसर। आइए, हमारी परंपरा हमारी विरासत, ये पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जैसा कि नाम से हमारी परंपरा, मतलब परंपरा को और विरासत को क्या करना है? समेट करके रखना है। तो जनजातीय क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना, ये तो नहीं लग रहा है, ये तो परंपरा और विरासत की बात बोल रहा है। जनजातीय सांस्कृतिक विरासत और स्वशासन परंपराओं को क्या करना है? उसको कंजर्व करना है, संरक्षित करना, उसको बचाना है, तो ये हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही कथन क्या करना है? पहचान करना। आइए, ये भी इसके लिए क्या है? विश्व के प्रमुख जो हवा होता है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन देखने के बाद लगता है कि हम जान ही नहीं रहेंगे, हो सकता है कि लगेगा, लेकिन आपको सब पढ़ते हुए आना है। देखिए हम आपसे ही सब चेक करना नहीं चाहे, हम आपको ये चेक करना चाह रहे थे कि लू उत्तर पश्चिम भारत में बहता है क्या ठंडी हवा है? नहीं भाई, लू जानते हैं कि हमारे यहाँ गर्मी में चलता है। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, जून मतलब बोल सकते हैं मई के बाद गर्मी का महीना आता है, जून जुलाई तक देखते हैं लू चलता है। तो ये क्या है कि भारत के उत्तर और पश्चिम भारत में चलता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ठंडी हवा नहीं, क्या गर्म हवा है। तो पहले इसको आप क्या कीजिए? काट दीजिए, 4 नंबर का कीजिए, काटिए, 4 नंबर काटिए, तो बोलिए 4 आंसर होगा? नहीं होगा, ठीक ना। अब बोलिए क्या आप 1 है 1 2 मतलब 4 आंसर नहीं होगा। अब बाकी पढ़ लीजिए, सब आंसर है। चिनूक जो होता है USA के स्थानीय गर्म हवा है, बिल्कुल। चिनूक कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में हवा आता है, क्या गर्म हवा। अब गर्म है तो हवा जब चलता है तो जो होता है वहाँ ग्लेशियर होता है, बर्फ, तो उसको पिघला देता है, इसलिए इसको हिमभक्षी वायु कहते हैं। सही बात है। फॉन फ्रांस में, फ से फ्रांस में बता है, उसी के बगल में स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, बिल्कुल बात है, गर्म हवा वहाँ का वायु है। सही बात है। हर मटन को डॉक्टर हवा बोलते हैं। ये क्या होता है आपको फिरका में, कहाँ होता है? 1 मिनट, ये क्या होता है खिड़कियाँ में है ना, गिनी टट वगैरह, यहाँ पर क्या होता है? बहता है कौन? हर मटन हवा। मतलब 1 2 3 क्या आपको सही है।
इनमें से गलत कथन की पहचान करना, पहचान कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में क्या, कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब निकाला गया। तो पहले पता है कि 9 को क्या था, आपको ग्रह था। 2006 में क्या किया गया कि आपको बोल सकते हैं कि चेक गणराज्य में प्राग, वहाँ पर एक सम्मेलन किया गया। अब प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया और उसको बाबू क्या है कि ड्वार्फ प्लैनेट, या बोल सकते हैं कि बौना ग्रह की श्रेणी में इसको रख दिया। तब टोटल कितना ग्रह हो गया, टोटल कितना हो गया आपको 8 को वर्तमान में ग्रह हो गया, है ना। जैसे जानते हैं क्या, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, फिर क्या हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, और क्या हो गया, वरुण हो गया। ठीक है, तो इसको पार्थिव ग्रह बोलते हैं, इसको बोलते हैं जोबियन ग्रह बोलते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये आपका बोलते हैं सबसे नज़दीक बुध हो गया, सबसे दूर क्या आपको वरुण वर्तमान में है। यही आपको चेक करना था। तो आइए 2006 में प्लूटो को उसके पूर्व में ग्रह की पदस्थिति से पदवान्नत कर दिया गया है, मतलब उसको डिमोशन कर दिया गया है। हाँ भाई, उसको नीचे उतार दिया गया, ग्रह अब नहीं रहा। इस अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक चेक गणराज्य के प्राग में हुआ था। सही बात है। इस बैठक में प्लूटो को बौना ग्रह की संज्ञा दिया गया। सही बात है, क्योंकि दूसरा ग्रह के बाबू क्या था, रास्ता कोई काट रहा था। वर्तमान में सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह वरुण है। बाहरी मतलब सबसे दूर का। नहीं भाई, अरुण तो आपका यहाँ, यूरेनस तो यहाँ हो गया। वरुण जिसको नेपच्यून बोलती है, क्या सबसे दूर का ग्रह है। तो ये क्या है, गलती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आंसर। पानीपत का तीसरा लड़ाई में बोलता है मराठा तोपखाना का बोलता है नेतृत्व जो कौन कर रहा था। जैसे कि पता है कि 1761 में क्या था कि आपको भारत में इस समय मराठा का शासन चल रहा था। ठीक है ना। और अहमद शाह अब्दाली के बीच क्या हुआ था, आपको पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो मराठा अगर हम बात करते हैं, मराठा अगर शासक की बात करते हैं, तो मराठा शासक बोलेगा उस समय कौन था, तो उस समय कौन था आपको बालाजी बाजीराव था। और सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो सदाशिव। कौन कर रहा था आपको, सदाशिव राव इसका नेतृत्व कर रहा था। अब मराठा में जो तोपखाना इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो कौन कर रहा था, इब्राहिम खान गर्दी इसका क्या नेतृत्व आपको कर रहा था। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 81 क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 81 क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच आपको पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। ऐसे 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो प्रथम में क्या था कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी हार गया था, बाबर जीत गया, मुगल वंश का स्थापना किया। 1556 में क्या हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, है ना। तो अकबर छोटा था, तो इसका नेतृत्व कर रहा था बैरम खा। इसमें क्या था कि अकबर का सेना जीत गया था। ठीक ना। हेमू को मार दिया गया था। भारत में किस उद्योग में कोकिंग कोयला की ज़्यादा आवश्यकता पड़ता है। कोकिंग कोयला की आयात, देखिए हमारे यहाँ कोयला पूरा है, लेकिन कोयला अच्छा क्वालिटी का हमारे यहाँ नहीं पाया जाता है। ठीक ना। इसमें सल्फर कंटेंट वगैरह ज़्यादा होता है, धुआं वगैरह ज़्यादा देता है। तो कोकिंग कोयला का आवश्यकता पड़ता है। तो कोकिंग कोयला का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, आपको स्टील इंडस्ट्री में किया जाता है, इस्पात उद्योग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। जर्मनी का एकीकरण की बात, देखिए जर्मनी इटली दोनों का एकीकरण 1871 में हुआ है। ठीक है ना, दोनों का। जर्मनी के एकीकरण कब हुआ, 1871 में हुआ। और जर्मनी के एकीकरण क्या है, बिस्मार्क की बहुत बड़ा भूमिका था। ठीक है ना। और प्रासा राज्य के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अब पिछला टेस्ट में बताया गया था कि इटली का एकीकरण जो है आपको सॉडमेंट और पिडनिया करके नाम था, उसके नेतृत्व में क्या हुआ था। ठीक ना, ऐसे नाम था, तो आप देख लीजिएगा। और जर्मनी का प्रासा राज्य के नेतृत्व में हुआ था, बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किया था। अब भारत का बिस्मार्क बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया था। यही आंसर हो जाएगा बाबू, 1871 हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन बोलता है गलत है। देखिए पृथ्वी की आयु लगभग बोलता है 4 से 5 बिलियन वर्ष, बिलियन मतलब 12 वर्ष है। सही बात है। इसी को कई जगह 4.6 देगा, कई जगह 4.5 देगा, मतलब 4 से 5 ही आपको सही लग रहा है। पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले 3 से 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ये भी बात सही है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुआ था जब पृथ्वी ठंडा हुआ था तब, क्योंकि पृथ्वी शुरू में गर्म था। फिर बोलता है कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार 13.7 अरब वर्ष पूर्व या 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व ब्रह्मांड एक बिंदु पर था। अब बिंदु में अचानक से क्या हुआ, घनत्व ज़्यादा था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, अचानक इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। इसी को बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। जॉर्ज लेमनतेर ने थ्योरी दिया था। ये आपको सही दिया गया है। आगे चलिएगा। पृथ्वी पर पुराने चट्टान को आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते नहीं। पृथ्वी या पुराना चट्टान का आयु ज्ञात करना होता तो यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। कार्बन डेटिंग विधि से क्या करते हैं, जीवाश्म ईंधन का आयु ज्ञात किया जाता है। तो ये क्या आपको गलत दिया गया। ठीक ना। तो सब नभी पता रहता, गरीब पता रहता, बन जाता, आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गलत कथन को पहचानिए।
जोग्रो आपका बिहार दरोगा में यही क्वेश्चन पूछा गया कि जोग्रोस पर्वत कहाँ है, तो उससे संबंधित कुछ हम क्वेश्चन सेट कर दिए हैं। तो जोग्रोस पर्वत कहाँ, आपको ईरान में, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, गोलन हाइट बड़ी बार बताते हैं कि चर्चा में था। देखिए ये क्या है कि सीरिया का पार्ट था जिसको इजराइल ने कब्जा कर लिया था। तो गोलन हाइट क्या है, एक पहाड़ी जो कि इजराइल और सीरिया के बीच विवादित है, बिल्कुल सही बात है। इंडीज पर्वत श्रृंखला, मतलब इंडीज नहीं, इंडीज की बात करता है। तो ये क्या है कि दक्षिण अमेरिका में इंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ, आपको दक्षिण अमेरिका में है। और यह युवा पर्वत है, जैसे हिमालय युवा पर्वत है, यंग फोल्ड माउंटेन, उस तरह से क्या है कि इंडीज भी यंग फोल्ड माउंटेन है। अल्पस पर्वत कहाँ, यूरोप में है। कहाँ, यूरोप में है, ठीक ना। स्विट्जरलैंड, इटली के बगल में है, ऊपर में है। तो ये पुराना बलित पर्वत नहीं है, ये क्या है आपको यंग फोल्ड, मतलब युवा है। युवा है, या युवा क्या होता है, यंग फोल्ड माउंटेन है। जैसे बोलते हैं ना कि भारत को इटली को यूरोप का भारत बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे हमारे उत्तर में क्या है कि आपको हिमालय नवीन पर्वत है, हिमालय। उस तरह से क्या है कि इटली में भी उत्तर साइड में क्या है कि आपको अल्पस पर्वत श्रृंखला है। हमारे यहाँ क्या गंगा नदी बहता है, यहाँ पर पो नदी बहता है। हमारे यहाँ किसान मतलब खेती पूरा होता है, इटली में भी खेती पूरा होता है, ठीक ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। गलत कथन पहचानना है तो डी क्या है, गलत है। यह क्या है, पुराना बलित पर्वत नहीं है। हमारे यहाँ अरावली जो है ना, अरावली है ना, यह पुराना बलित पर्वत है। ये क्या गलत है, अल्पस नवीन है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का सोर्स क्या है, देखिए सूर्य और तारा की ऊर्जा का सोर्स क्या है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। न्यूक्लियर क्या आपको फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। और न्यूक्लियर फ्यूजन इसको नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। एक क्या है कि परमाणु रिएक्टर बोलेगा, रिएक्टर। और साथ ही क्या बोलेगा, और साथ ही बोलेगा परमाणु रिएक्टर के अलावा क्या है कि परमाणु बम। एक क्या है कि आपको दोनों क्या होता है, परमाणु फ्यूजन पर, न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। अंतर क्या है कि जो परमाणु बम है अनियंत्रित या अनकंट्रोल है। अब परमाणु रिएक्टर क्या है, आपको कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन है, ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा आपको नाभिकीय संलयन। हाल ही में खबरों में रहा धनश्री नदी किसका है, ठीक ना। अगर आपको नहीं पता रहा था, खबर में था कि नहीं, इस पर जानते हैं क्या कि क्या बोलता है, लोहित क्या आपने नाम सुना होगा, है ना। ये सब क्या आपको धनश्री की बात करें, सब क्या है आपको ब्रह्मपुत्रा क्या आपको सहायक नदी है ना। तो मतलब क्या बोलेंगे कि धनश्री नदी की सहायक नदी है, आपको ब्रह्मपुत्रा क्या हो जाएगा, सहायक ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, गंगा का आप सुने हैं कि धनश्री नदी है, गोदावरी का सुने हैं, नर्मदा का नहीं सुने होंगे। तो आंसर क्या है, धनश्री ही हो जाएगा, अतः ब्रह्मपुत्रा ही हो जाएगा। अब ब्रह्मपुत्रा का उद्गम कहाँ होता है, आपको तिब्बत में होता है, ठीक ना, मानसरोवर के पास होता है। रूस में नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करते हैं, है ना। ये लेनिन द्वारा शुरू किया गया था, कब 1921 में शुरू किया गया था। रसिया में बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ था, ठीक ना। जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में रूस के शासक को जार कहा जाता था, और वहाँ नई आर्थिक नीति लाया गया था, 1921 में लाया गया था। अब देखिए बाबू, ये सब क्वेश्चन करेंट के हैं। सेमाग्लूटाइड जो हाल ही में खबरों में था, यह मुख्य रूप से किस बीमारी के इलाज के लिए जाने जाने वाला दवा है, मतलब किस बीमारी के लिए दिया जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए जानते हैं, मतलब इस बनाने का तरीका बताते हैं कि अगर मान लेते एग्जाम में आपको पता नहीं रहता इसको बनाना ही था, तो कैसे आप बनाते हैं। देखिए, हमको नहीं पता है कौन था, लेकिन एग्जाम में हम कुछ रिस्क लेना रहता, तो रिस्क कैसे लेते हैं। तो एक ग्लूटाइड है। ग्लूटाइड मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। आपको पता है कि इंसुलिन जो होता है, ग्लूकोज की मात्रा क्या करता है, नियंत्रण करता है। इंसुलिन के कारण क्या होता है, आपको मधुमेह होता है, डायबिटीज होता है। तो अगर एग्जाम में बनाना होता था कुछ, हम इसको पकड़ते कीवर्ड बनाने का प्रयास करते, ठीक ना। तो आंसर हो जाएगा आपको मधुमेह हो जाएगा। हालांकि कोई जरूरी नहीं कि सही हमेशा रहेगा, लेकिन कॉमन सेंस आपको बोलेगा जो बनाने का प्रयास कीजिएगा। दुनिया भर के मजदूर एकजुट, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय तुम्हारे जंजीरों के। यह पंक्तियाँ किसने कहा था, तो यह कहा था कार्ल मार्क्स ने। कौन कहा था, कार्ल मार्क्स ने आपको कहा था, ठीक है। कार्ल मार्क्स के बारे में बता दिए हैं पहले ही। लॉर्ड कर्जन के समय में क्या नहीं हुआ था, ठीक ना। अच्छा, आपको पता होगा कि लॉर्ड कर्जन क्या है, 1905 तक भारत में रहा था। अब बंगाल विभाजन क्या था इसका, 1899 से ये 1905 के आसपास ही रहा था। बंगाल विभाजन के समय महत्वपूर्ण घटना था, ठीक ना। अब बनाइए, शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग क्या इसके समय गठित हुआ था। देखिए, शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना 1882 में किया गया था। ये लॉर्ड रिपन के समय किया गया था, लॉर्ड रिपन के समय। तो बोलिएगा ये 1899 से 5 के पीछे, तो क्या ये आंसर होगा, नहीं। तो मतलब ये आंसर आपको नहीं होगा, तो यही हमारा क्या है आंसर है, बाकी सब इसमें सही दिया गया है, पढ़ लीजिए। 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लाया गया था, और कलकत्ता नगर निगम में सदस्यों की संख्या कम कर दिया गया था, आपको सही बात है। लॉर्ड कर्जन ने 1899-1900 में अकाल पड़ गया था, तो उसके लिए सर एंटनी मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का स्थापना किया था।
तो मैकडोनाल्ड आयोग का संबंध क्या है? अकाल से है, बस समझ लीजिए। ये आपको स्थापना किया था लॉर्ड कर्जन ने। पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना 1902 में किया था। इसी को फ्रेजर आयोग कहा जाता है। सब सही है, डी नंबर क्या है? गलत है। आइए एक क्वेश्चन देखिए, बालू खंड कोणार्क वन जीव अभयारण्य बोलता है किस राज्य में है? तो मान लेते हैं कि हमको पूरा पता नहीं रहता, लेकिन पता है कोणार्क जो मंदिर है कहाँ है? उड़ीसा में है, तो उससे हम बना लेते हैं उड़ीसा हो जाए, ऐसे उड़ीसा ही आपको आंसर हो जाएगा। अब आइए बब्बू अगला क्वेश्चन। हाल ही क्वेश्चन पहले भी हम करंट अफेयर में सेट कर चुके हैं। कौन सा भारत में ट्रेन में स्वचालित टेलर मशीन एटीएम है ना, एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? तो जैसा कि पता है क्या कि महाराष्ट्र में, एक क्वेश्चन पूछा कौन राज्य में स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। तो ये ट्रेन में क्या है, एक ट्रेन है उसका नाम क्या है कि मुंबई, मतलब उसका नाम है पंचवटी एक्सप्रेस। क्या है? पंचवटी एक्सप्रेस नाम है, पंचवटी एक्सप्रेस इसका नाम है। तो इस पंचवटी एक्सप्रेस में क्या किया गया है कि आपको एटीएम स्थापित किया गया है ट्रेन में। इसको स्थापित किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कहाँ पर? महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब समझिए क्या है कि अभी फ़ोन पे अब भीम चल रहा था, अब फिर से एटीएम ट्रेन में स्थापित करने पड़ रहा है। आइए अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसको बोलते हैं ASI, मतलब कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना। अच्छा एक मिनट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस पूर्वोत्तर राज्य में 16वीं से 19वीं सदी के बीच की 4 रॉक कला स्थलों की खोज किया है? तो करेंट अफेयर है, तो इसको रट लीजिएगा, जो भी हमारा आंसर होगा। इसका ऐसे आंसर क्या है कि आपका 94 का मिजोरम है, 94 की आपको मिजोरम है। बाकी देखिए क्या है, जो करेंट पढ़िएगा ना, तो जो कोई संस्था दे रहे उस संस्था के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं तो इसका स्थापना 1861 में किया गया था। 1861 में किया गया था। आपने अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम सुना, अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम सुना होगा, उन्हीं के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसको कहा जाता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा एक और क्या है, अच्छा ये वर्तमान में क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। पूछे किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मतलब संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आपको आता है, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि पुरातत्व, खाली पूछा पुरातत्व विभाग का स्थापना कब किया गया था, पूछेगा खाली। तो ये 1904 में स्थापना किया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड कर्जन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बोलेगा तो आपको 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया था, लेकिन पुरातत्व विभाग की स्थापना बोलेगा, ठीक है ना, तो यह क्या है 1904 में लॉर्ड कर्जन द्वारा स्थापित किया गया था। इसी का पूरा नाम था प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम, मतलब प्राचीन स्मारक को बचाने के लिए व्यवस्था किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? मिजोरम हो जाएगा इसका। हाल ही में 2 शास्त्रीय भारतीय ग्रंथ को अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया है। वो किस अंकित किया गया है? यह आपको श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को अंकित किया गया। भगवद गीता पता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान क्या था कि श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था आपको अर्जुन को, उसको भगवद गीता कहा गया, ठीक ना। 18 दिन तक युद्ध चला था, 18 बेसिकली क्या है कि आपको भाग में बटा हुआ है। नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि लिखे, कौन किया था? भरत मुनि ने आपको किया था, ठीक है। ये यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। यूनेस्को द्वारा ही आपको पता है कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम शुरू किया गया है 1971 से, ठीक ना। और साथ ही क्या है कि यूनेस्को द्वारा क्या है कलिंग पुरस्कार दिया है विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए। ध्यान रखिए कलिंग पुरस्कार का संबंध शांति से नहीं है, ये कलिंग पुरस्कार का संबंध क्या है? आपको विज्ञान को बढ़ावा देने से है। भारत में जल जीवन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? बोलता है कि भारत में जल जीवन मिशन जो है अब किस वर्ष शुरू किया गया था, ठीक है ना। तो ये आपको जल जीवन मिशन की बात करते हैं, ये शुरू किया गया था आपका 2019 में। कब शुरू किया? 2019 में शुरू किया गया था। अब रट लीजिए, इसमें कोई उपाय नहीं है, बस जान लीजिए क्या है 2019 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। कौन सा शहर भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क बना है? तो यह बना है कानपुर, उत्तर प्रदेश बना है। ऐसे भी कानपुर जानते हैं क्या कि भाई टेक्सटाइल मतलब कपड़ा के लिए क्या प्रसिद्ध है? इसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोलते हैं, है ना। भारत का मैनचेस्टर आपको अहमदाबाद को बोलते थे, मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी बोलते थे, मैनचेस्टर इंग्लैंड में है। चलिए सागरमाला कार्यक्रम, एक है सबरीमाला टेम्पल, सबरीमाला टेम्पल। तो सबरीमाला टेम्पल कहाँ आपको? केरल में है। पहले इसमें महिला को नहीं जाने दिया जाता था, अब जाने दिया जाता है, ठीक ना। तो सबरीमाला टेम्पल कहाँ आपको? केरल में है। अब प्लस क्या है कि अभी हाल ही में चर्चा चल रहा था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर जाने वाली हैं, तो ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कुछ।
तो इस सागरमाला कार्यक्रम है, सागरमाला कार्यक्रम क्या है ना, क्या भारत में जो तटीय राज्य है ना वहाँ पर बंदरगाह के माध्यम से क्या करेंगे, विकास को बढ़ावा देंगे, ठीक ना। तो इस सागरमाला कार्यक्रम जो 2015 में शुरू किया गया था, किस मंत्रालय द्वारा, तो बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको बोलता है सही है। आइए, आर्कटिक क्षेत्र, जैसा कि पता है कि पृथ्वी हो गया, ईपर में क्या, यहाँ पर क्या आर्कटिक क्षेत्र है, यहाँ पर बर्फ वगैरह पूरा है। आर्कटिक क्षेत्र को नुकसान पहुँच रहा है, इसी कारण से क्या है कि यहाँ पर आर्कटिक क्षेत्र को बचाने के लिए आर्कटिक क्षेत्र के आसपास जो भी देश हैं मिल करके आए और यहाँ पर क्या किया, एक संगठन बनाया, ठीक ना। तो इसमें टोटल 8 देश इसमें थे, आ करके क्या किया, संगठन बनाए। 1996 में क्या है कि ओटावा घोषणा से क्या हुआ, इसको स्थापित किया गया था। कोई दिक्कत नहीं। इसका बेसिकली उद्देश्य क्या था कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो क्या है कि आपको ये सब जो पिघल रहा है उसको इसको बचाया जा सके। ताइए, आर्कटिक क्षेत्र भू राजनीतिक तनाव, जलवायु परिवर्तन और संसाधन प्रतिस्पर्धा के कारण वैश्विक स्तर पर एक ज्वलंत मुद्दा है। हाँ भाई, बेसिकली आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण चर्चा में रहता है, प्लस क्या है कि यहाँ राजनीतिक तनाव भी है। क्यों तनाव है? क्योंकि इस एरिया में क्या है कि बहुत सारा क्या खनिज संसाधन है, तो सब क्या है इसको बेसिकली का नाम क्या है कि यहाँ से कोड़ के क्या करेंगे, निकालेंगे, और निकालेंगे तो बर्फ पिघलेगा, तो उस कारण से प्रतिस्पर्धा चल रहा है, तो इस कारण से भी चर्चा है। सही है। आइए, 1996 में ओटावा घोषणा के माध्यम से गठित आर्कटिक परिषद बनाया गया था, इसको नियंत्रित करता है। सही बात है। आगे चलिए, आर्कटिक परिषद में 8 सदस्य थे। सही बात है। कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन, भारत। अच्छा बोलिएगा, मान लेते हैं आपको नहीं पता रहता, हम क्या बोले कि आर्कटिक क्षेत्र के आसपास को जो देश है वही इसका क्या है, मेंबर है। तो भारत तो बाबू यहाँ पर है, तो भारत इसका मेंबर होगा नहीं, तो पहले तो इसको इसी काट दीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का क्षेत्र यहाँ पर पड़ता है तो वो होगा, लेकिन भारत तो यहाँ पर होगा नहीं। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर बाबू बोल सकते 3 नंबर क्या है, गलत है, बाकी 1, 2 क्या है आपको सही है। ऐसा जान लीजिए क्या है, कनाडा सदस्य है, डेनमार्क है, मतलब ग्रीनलैंड उसी का पार्ट है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, रूस है, स्वीडन है, और साथ ही क्या आपका क्या बोल सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे चलिएगा, हाल ही में खबरों में रहा नटूना द्वीप किस जल निकाय में है। देखिए, नटूना द्वीप को लेकर क्या है, इसके लिए दक्षिण चीन सागर में है, साउथ चाइना सी में है, और इंडोनेशिया चीन के बीच कुछ विवाद चल रहा था, उस कारण से चर्चा में था। तो आंसर हो जाएगा। प्लस पूछेगा कि 9 डैश लाइन पूछेगा, 9 डैश लाइन पूछेगा या 10 डैश लाइन पूछेगा, ये किससे संबंधित है, तो भी क्या दक्षिण चीन सागर से आपको संबंधित है, ठीक ना। चलिए, पार्सल, अच्छा क्वेश्चन सेट करेंगे तब बता देंगे, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। तो ये आपका क्या था, टोटल बोल सकते हैं कि आपका ये सेट था। आप बताइएगा कितना आप लोग का नंबर आया। चलिए ठीक है, धन्यवाद।